Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any student from KUK in online class? कोई है KUK का बेटा? अगर नहीं है तो ऑफलाइन में कोई भी बच्चा नहीं है कुरुक्षेत्र का, तो फिर हम अपना MDU के सिलेबस के हिसाब से कराऊंगी फिर मैं। ठीक है, आई थिंक नोबडी इज देयर फ्रॉम KUK। ठीक है, वी आर डूइंग पेपर 2। ठीक है, पेपर 2 कर रहे हैं। उसमें यूनिट 1 का एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया था लास्ट क्लास में, बोला था उसमें टाइम लगता है। ठीक है, इसलिए हमने डिस्कस नहीं किया था, क्लास ओवर होने वाली थी। तो टुडे वी विल डिस्कस रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 2000। ठीक है, पेपर 2 यूनिट 1 and topic is revised Bloom's taxonomy। पहले ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में आपको थोड़ा सा बता दूंगी ओरिजिनल वाला क्या था और चेंज क्या है। ठीक है, यही देखना है। ब्लूम टैक्सोनॉमी लास्ट ईयर में था आपका, फर्स्ट ईयर में। क्लास रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ने से पहले उसमें क्या चेंज आया। ओरिजिनल आप क्लास सुन लो, ओरिजिनल आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। ठीक है, याद है आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में था बेंजामिन ब्लूम। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने क्या किया है। ठीक है, लर्निंग के स्टेज को डिफरेंट डिफरेंट उसमें डिवाइड किया था। पहले 3 स्टेजेस थे, कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर। याद आ रहा है? ठीक है, 3 स्टेजेस थे, कॉग्निटिव, इफेक्टिव। हाँ, इसके भी अलग अलग लेवल्स थे। ठीक है, याद आ रहा है? साइकोमोटर। अब मैंने बोला था 3H से रिलेटेड है, हेड, हार्ट, हैंड। याद आ रहा है? ये सब हमने पहले का मैं बता दूं, अभी तो खाली आपको मेन टॉपिक यहाँ पे रिवाइज पढ़ रहा है कि चेंज क्या हुआ है। ठीक है, तो ये था हेड से रिलेटेड, इंटेलिजेंस से, अंडरस्टैंडिंग से, इन सब चीजों से। समझ रहे हो कितना आप नॉलेज को। एफेक्टिव का फील करना, मतलब अंडरस्टैंड करना चीज को। ठीक है, ग्रैब करना। साइकोमोटर हैंड, मतलब जब आप उस काम को करते हो, फाइनली एप्लीकेशन करते हो अपनी नॉलेज की। ठीक है, वो साइकोमोटर डोमेन में आता है। साइकोमोटर मतलब जब आप करते हो अपने हैंड्स का और बाकी बॉडी पार्ट्स का यूज करके, जब आप उस काम को कर लेते हो समझने के बाद, दैट इज कॉल्ड साइकोमोटर डोमेन। तो इन्होंने ये 3 डोमेन्स में डिवाइड किया था। फिर कॉग्निटिव के अलग अलग लेवल्स आपको याद होगा, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। ठीक है, तो कॉग्निटिव वाले डोमेन को चेंज किया गया 2000 में, रिवाइज किया। ब्लूम टैक्सोनॉमी में थोड़ा सा चेंज, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। चेंज में क्या है, जो प्रीवियस वाला था, ओरिजिनल वाला था ना, उसमें नाउन फॉर्म में वर्ड्स को यूज करते थे। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, वर्ब फॉर्म में यूज किया। तो मोस्टली तो सेम है, बस 2 लेवल को हमने चेंज किया है। वो हम देखते हैं कि क्या चेंज हुआ है। ठीक है, वो देखना है। और इसका नोट्स मैंने बना के भेजा था पिछले बच्चों के लिए, अभी मेरे नए वाले फोन में मिल नहीं रहा, पुराने वाले फोन में भी पड़ा हुआ। आज जाके मैं चेक करती हूँ, मिल जाएगा। जैसे ही मैं मैम को सेंड कर दूंगी, मैम आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, वो नोट्स हैंड रिटन नोट्स बने हुए हैं मेरे। पेज नंबर देखिए बेटा, बुक में क्या है, मैं तो निकाल के रखा है। हिंदी में कितना बेटा? हिंदी 31, इंग्लिश में कितना है? 51। इंग्लिश 51, हिंदी 31। हिंदी 31, इंग्लिश 51। देखो, इसमें भी ना इंग्लिश वाले में भी दे रखा है। इन्होंने जो पुराने हैं ना सारे, वही दे रखा है। कहाँ से चेंज हुआ प्रॉपर्ली मेंशन ही नहीं कर रखा। हाँ, इंग्लिश वाले में, हिंदी में दिखा ना, पुराने का जो था वही दे दिया है। कहाँ चेंज हुआ, कब चेंज हुआ, वो तो दे ही नहीं रहा।
यहाँ बैठो यार, जो आगे बैठता है टॉप करता है, पीछे से बैठता। क्यों मजाक उड़ा रही है? 4 नंबर पे आएगी, लहंगा चुप बना लेती, इसे हमें यार पैसे देना देगा। क्यों? मेरा कितना है? इसमें भी वही हुआ। चलो कोई बात नहीं, मैं जो भेजूंगी ना उसमें से पढ़ना, ठीक है। अभी समझ लो आप कि चेंज मेनली कहाँ कहाँ आया है। सबसे पहला चेंज क्या है बेटा, पहले नाउन के फॉर्म में यूज करते थे वर्ड्स को, ठीक है। एप्लीकेशन था तो उसको अप्लाई कर दिया, नाउन से क्या कर दिया, वर्ब कर दिया। और उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं वो देख लीजिए अब, चेंजेस क्या क्या आए हैं। चेंजेस से पहले वैसे मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का। देखो कॉग्निटिव डोमेन के लिए जो लेवल्स थे पुराने में क्या थे, नॉलेज था, कॉम्प्रिहेंशन था, ठीक है, एप्लीकेशन था, एनालिसिस था, सिंथेसिस और फिर था इवैल्यूएशन। अब थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ अगर बच्चे भूल गए हैं। नॉलेज में क्या था, ठीक है, इसमें क्या करता था, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, फैक्ट्स कलेक्ट करना, याद करना, वो क्या होता था, नॉलेज हम बोलते थे, ठीक है। टर्मिनोलॉजी याद कर रहे हैं, फैक्ट्स याद कर रहे हैं, ठीक है, नॉलेज। कॉम्प्रिहेंशन क्या था, समझ के किसी चीज को ट्रांसलेट करना, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना, अंडरस्टैंड करना, ठीक है, वो आता था कॉम्प्रिहेंशन में। एप्लीकेशन क्या होता है, जब आपने कोई चीज सीखी और उसको अप्लाई करके देखा, मान लो साइंस में किसी चीज की थ्योरी आपने पढ़ी और उसको प्रैक्टिकली करके देख रहे हो, तो अपने नॉलेज का क्या कर रहे हो, एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। एनालिसिस में हम क्या करते थे, कोई भी एक प्रॉब्लम को या चीज को पार्ट्स में तोड़ के ब्रेक करके फिर समझते थे, उसको बोलते हैं एनालिसिस करना। सिंथेसिस में क्या करते थे, हम डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ के कंक्लूजन निकालते थे, ठीक है, सिंथेसिस होता था। और एंड में आता था इवैल्यूएशन, इसमें हम जजमेंट, जस्टिफाई वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, थैंक यू, ठीक है, जजमेंट या जस्टिफाई वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, जस्टिफाई योर आंसर, एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है ना, क्वेश्चन पेपर में आपके मिलता है, क्वेश्चन पूछते हैं बाद में जोड़ देते हैं जस्टिफाई योर आंसर। तो इवैल्यूएशन कॉग्निटिव डोमेन का हाईएस्ट लेवल होता है इवैल्यूएट। जब आपने अपनी कही गई बातों को जब आप जस्टिफाई कर पाते हैं ना, उस टाइम पे हमारा कॉग्निटिव डोमेन का हाईएस्ट लेवल हम कहते हैं कि हमने अचीव कर लिया है, ठीक है। इवैल्यूएट जस्टिफाई कर, आप जो भी बात बोल रहे हो उसको आप जस्टिफाई भी कर पा रहे हो विद लॉजिक, रीजनिंग, सपोर्ट, प्रूफ, ठीक है। तो ये होता था। उसके बाद आते थे अफेक्टिव डोमेन, ठीक है। अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन हार्ट से रिलेटेड है हम बोलते हैं, ठीक है। इसके डिफरेंट लेवल होते थे, इमोटिंग, रिएक्टिंग, कंफर्मिंग, वैलिडेटिंग, इंटीग्रेटिंग एंड वैल्यू जजिंग, ठीक है। इमोटिंग क्या है, कोई भी इमोशनल बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, ठीक है। इमोटिंग, इमोशंस को सीखना, जैसे हमने एग्जांपल दिया था एक ब्लाइंड पर्सन को रोड क्रॉस करने वाली बात, ठीक है। तो इफेक्टिव डोमेन में क्या था, बच्चे ने उस ब्लाइंड पर्सन को देखा और फील किया, इमोशन उसके दिल में आया कि मैं टीचर ने सिखाया है, ठीक है, वो इमोशनली कनेक्ट हुआ उस चीज से कि मुझे इनको रोड क्रॉस कराना चाहिए। तो इमोटिंग, ठीक है, किसी भी इमोशन को फील करना। जैसे इसमें आ जाता है बच्चों की इमोशनल प्रॉब्लम जो होती है उसको टीचर फाइंड आउट करता है, बात करता है, सॉल्व करता है, ठीक है। इमोटिंग, इमोशंस समझना, इमोटिंग का मतलब क्या है, इमोशंस को समझना। बात जो वैल्यू, कुछ अच्छी बात बताई जा रही है, टीचर भी बता रहा है तो स्टूडेंट भी समझेगा। और अगर स्टूडेंट को कोई इमोशनल इशू आ रहा है, घर से रिलेटेड, पढ़ने से रिलेटेड, कोई भी चीज, फ्रेंड से रिलेटेड, तो टीचर भी उस चीज को समझेगा। तो इमोटिंग इज ऑल अबाउट इमोशंस, ठीक है। उसके बाद रिएक्टिंग, रिएक्टिंग क्या है, उस इमोशन को लेके कैसा रिएक्शन आ रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। जैसे गुस्सा आता है, खुश होते हैं, इमोशन से ही सब होते हैं, ठीक है, गुस्सा करते हैं, खुश रहते हैं, सैड हो जाते हैं हम, ठीक है। तो ये होता है रिएक्टिंग। जेलसी है, ये भी एक टाइप का इमोशन है, ठीक है। मान लो किसी फ्रेंड से आप जेलस हो रहे हो, क्लास में नंबर को लेके, किसी चीज को लेके जेलसी, तो ये सब क्या है, रिएक्टिंग है, रिएक्शन। उसके बाद कंफर्मिंग, ठीक है। कंफर्मिंग मतलब अगर टीचर आपसे बात कर रहा है कि व्हाई यू आर बिहेविंग लाइक दिस, तो आप क्या कर रहे हो, बता रहे हो कि मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंफर्मिंग, कि आप भी कंफर्म कर रहे हो कि आपके अंदर वो इमोशन या ऐसा रिएक्शन आ रहा है, कंफर्मिंग, ठीक है। वैलिडेटिंग,
वैलिडेटिंग में अब स्टूडेंट क्या कर रहा है, अपने बिहेवियर तुम्हारा जस्टिफाई है या नहीं है उसके पीछे का वैलिड रीजन ढूंढ रहा है। ठीक है, तो टीचर समझाएगा उसको कि देखो आप ये जो कर रहे हो ना ये नॉर्मल है, होता है ऐसा। ठीक है, जेलसी भी नॉर्मल है, सैड होना भी नॉर्मल है। अगर किसी फ्रेंड ने चीट कर दिया, झूठ बोल दिया, सैड होना नॉर्मल है, लेकिन जस्टिफाई क्या है, ठीक है ये नॉर्मल होता है बेटा, पर इस चीज को लेके कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, आप उसको अंडरस्टैंड करो, चीज को यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, वैलिडेटिंग। उसके बाद है इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज का इंटीग्रेशन। अब वैल्यू एक ही तो नहीं होती है ना, वैल्यू में बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है, बड़ों को रेस्पेक्ट करना, सच बोलना, फ्रेंड से कोऑपरेट करना, ऐसे बहुत सी अच्छी बातें बताई जाती है, बहुत सी अच्छी वैल्यूज सिखाई जाती है। तो इंटीग्रेटिंग में क्या होता है, जो वैल्यूज घर वालों ने सिखाए, टीचर ने अच्छी बातें सिखाई, उन सारे वैल्यूज का इंटीग्रेशन। और लास्ट में होता है वैल्यू जजिंग। इसमें बच्चा मोरल जजमेंट्स करने के लिए एबल हो जाता है। ठीक है, आप लोगों ने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ी थी, उसमें था ना चोरी करना जायज है या नहीं है, उसकी वाइफ जब बीमार थी। हाँ, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी। हाँ ठीक है, तो उस थ्योरी में था ना कि चोरी करना, तो किसी की जान बचाने के लिए चोरी करना जायज है। तो जब आप जजमेंट वाले लेवल में पहुंच जाते हो ना, वैल्यू जजिंग वाले, तो आप डिसाइड कर पाते हो दो चीजों में, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, उसको बोलते हैं वैल्यू जजिंग। तो ये सब पुराने वाले ही है, अभी मैं पुराना वाला ही एक बार आपको रिवाइज करा दूं, क्योंकि ये भी लिखना पड़ेगा, पुराना ऐसे ऐसे था और नए में ये चेंज आया, ये बताना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। वही है ना जो हमने सब्जेक्टिव में पढ़े हैं। हाँ, सब्जेक्ट में टीचिंग सब्जेक्ट में भी होता है। हाँ तो पहले मैं सारा ये एक्सप्लेन करूंगी, फिर चेंजेस। हाँ, या सपोज अफेक्टिव डोमेन है, इसमें क्या चेंज है मैं तुरंत इसके बाद ही लिखूं। नहीं एक साथ, पहले हम पुराना वाला एक्सप्लेन कर देंगे ऐसा ऐसा था, उसके बाद हम चेंजेस करेंगे। अलग से टॉपिक डलेगा चेंज वाला। हाँ, वो हम बाद में रिवाइज वाले में डाल के कि यहाँ ये चेंज, हम डायग्राम वगैरह बना के एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, साइकोमोटर में क्या होता है, देखो मान लो साइकोमोटर में आपको ड्राइंग बनानी सीखनी है, कोई चीज सीखनी है जहाँ पे आपका क्या हो रहा है, मूवमेंट, हाथ का यूज हो रहा है। ठीक है, कुछ आप इसको राइटिंग स्किल सीख रहे हो, कर्सिव राइटिंग सीख रहे हो, ड्राइंग सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, तो उसका पहला स्टेज होता है इमिटेशन। पहले क्या होता है, नकल करना, देख देख के नकल करना। जैसे टीचर ने बना दिया, आप उसको देख देख के क्या कर रहे हो, पेंसिल को घुमा रहे हो, या उसके ऊपर ऊपर घुमाते हैं ना पहले छोटे बच्चों को। ठीक है, इमिटेशन, नकल करना उसकी। ठीक है, अनुकरण करना, नकल करना, मतलब जैसा है उसको कॉपी करना, इमिटेट करना। उसके बाद आता है मैनिपुलेशन। अब टीचर बोलेगी कि देख के हो गया, इसके ऊपर घुमाना बंद, अब आप अपने आप बनाओगे, तो उसके इसमें क्या होगा, मैनिपुलेट होगा, चेंजेस आएंगे। एग्जैक्ट तो अभी बच्चा सीखना शुरू किया है उसने बनाना कोई चीज, तो मैनिपुलेशन, चेंजेस आएंगे उसमें। ठीक है, मैनिपुलेशन आएगा। फिर आएगा प्रिसीजन। धीरे धीरे वो 4 लाइन में, मान लो ये इंग्लिश में हम बच्चों को सिखाते हैं ना, 4 लाइन की राइटिंग सिखाते हैं, देखो। ठीक है, तो पहले जब बच्चा लिखना सीखता है, सपोज क्यू लिख रहा है तो ऐसे आना चाहिए ना नीचे, तो अभी प्रिसीजन जब आ जाएगा तब वो ऐसे लिख पाएगा। उसके पहले जब मैनिपुलेशन में लिख रहा होगा, हो सकता है वो क्यू इसने यहाँ से शुरू कर दिया, बीचों बीच और नीचे तक ले गया। ठीक है, और प्रिसीजन जब आ जाएगा तो वो पूरा उसको पता है कि मुझे मिडल से शुरू करके लास्ट वाली लाइन पे खत्म करना है, प्रिसाइज एकदम प्रिसीजन। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकुलेशन। अब आर्टिकुलेशन में वो बहुत सारी चीजों को एक साथ हैंडल कर सकता है, लाइंस को मैनेज करना, कर्व बनाना, सब कुछ एक साथ वो बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है आर्टिकुलेशन में। उसके बाद आता है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन मतलब आपके ये चीज हैबिट में आ गई, आप सीख गए, नेचुरल हो गया आपके लिए। ठीक है, कोई ड्राइंग बना रहे, एप्पल बना रहे, मैंगो बनाना टीचर ने सिखाया है या ये चीज सिखाई है, तो लास्ट में क्या हो गया, आपके लिए नेचुरल हो गया। अगर बड़े बच्चों के केस में बात करें तो कोई डायग्राम सिखा रहे हैं, ठीक है, बनाना साइंस वगैरह में डायग्राम होता है, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, कोई बच्चा आर्ट सीख रहा है, अपने आर्ट वाली टीचर से कुछ बनाना सीख रहा है, स्केचिंग सीख रहा है, होता है ना ये सब चीजें, तो वो सब कुछ सीख रहा है। तो नेचुरलाइजेशन वाले लेवल में होता है, उसके लिए अब नॉर्मल हो गया, वो आराम से बना ले रहा है इस चीज को। ठीक है, तो ये था हमारा पुराना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ठीक है, अब रिवाइज क्या हुआ है, कहाँ हुआ है, वो हम कर हाँ नहीं दे रखा, पुराना वाला ही दे के छोड़ दिया इन्होंने। इसको ऐसे में जो आपको आंसर भेजा जाएगा ना, उसको कैसे प्रॉपर पिरामिड बना के, और मैंने बना रखा है अपने नोट्स में, तो ऐसे ही समझा देती हूँ ताकि आसानी रहे आपको।
लेवल्स भी उतना ही है, 6 ही है। 2001 ये क्या होता है, ईयर्स के गड़बड़ी क्यों आती है? देखो कोई लिख देता है प्रपोज वाला ईयर जब बना था, और जब होता है ऑल ओवर हमने एक्सेप्ट कर लिया, कोई वो वाला ईयर दे देता है, इसलिए दिक्कत आती है। पॉलिसीज थी, आती थी और इम्प्लीमेंट होती थी उन सब का ईयर, जैसे आरटीई बोलते हैं 2009, इम्प्लीमेंट 2010, तो उस चीज में थोड़ा सा आपका रहेगा कि कब आया और कब फाइनली ये एक्ट बन के सामने आया और कब प्रपोज किया गया था, उसमें ईयर का फर्क आ जाता है। ठीक है, तो बुक में जो है वो लिखना कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे था पुराना वाला, ठीक है, ये है ओरिजिनल और ये है रिवाइज्ड। ये ओरिजिनल है, रिवाइज है, ठीक है। पहले ओरिजिनल वाले में था नॉलेज हमारा, और कॉग्निटिव डोमेन में ही चेंज आया है। चेंज किस में आया है? कॉग्निटिव डोमेन में आया, बस, ज्यादा नहीं है, ठीक है। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, लेकिन आता लॉन्ग क्वेश्चन में ना बेटा, इसलिए पूरा डिटेल देना पड़ती है, पीछे का भी बताना पड़ता है, बस। एप्लीकेशन हो गया, एनालिसिस हो गया, सिंथेसिस हो गया, लास्ट में क्या था आपका? इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन, ठीक है। अब इन्होंने नॉलेज को हटा के क्या चेंज कर दिया? रिमेंबर कर दिया, और नाउन की जगह सारे वर्ब चल रहे हैं, ठीक है। ओरिजिनल्स में क्या थे? सारे नाउन फॉर्म में लिखे जाते थे, अभी सारे जो रिवाइज में लिखे जाते हैं वो कैसे फॉर्म में लिखे जाते हैं? वर्ब फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो इसको इन्होंने रिमेंबर कर दिया नॉलेज की जगह, क्योंकि नॉलेज मतलब कोई फैक्ट, टर्मिनोलॉजी याद करना, ठीक है, लर्न करना, उसी की हम बात कर रहे थे, तो इन्होंने चेंज करके इसको रिमेंबर कर दिया। कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंडिंग कर दिया, ठीक है। एप्लीकेशन को अप्लाई कर दिया, वर्ब कर दिया, नाउन से वर्ब कर दिया, बस, ठीक है। एनालिसिस को एनालाइज कर दिया, ठीक है। और एक चीज क्या हुआ देखो, एक चीज जो इवैल्यूएशन इस लेवल पे था ना, वो इस लेवल पे आ गया। इवैल्यूएशन वहां पे टॉप लेवल पे था ना, उसको इन्होंने नीचे कर दिया, ठीक है। इसको कर दिया इन्होंने इवैल्यूएट, और एक नया लेवल जोड़ दिया, इसको बोल दिया इन्होंने क्रिएटिविटी वाला लेवल। और वर्ब यूज कर रहे थे तो इन्होंने बोला क्रिएट करना, अपने आप से जब आप कोई चीज क्रिएट कर रहे हो, कुछ नया कर रहे हो ना, वो हाईएस्ट लेवल होता है। इसमें इवैल्यूएशन का हाईएस्ट लेवल बोला गया था, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है क्रिएशन को, क्रिएट करना, तो उस लेवल को एक लेवल नीचे कर दिया गया। ऐसे डायग्राम से पढ़ेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। इवैल्यूएशन वाला लेवल यहाँ आ गया, और ये लेवल उठा के यहाँ कर दिया उन्होंने, और नाम चेंज कर दिया, सिंथेसिस हटा दिया, हटा के उन्होंने क्रिएट कर दिया। जो जो चेंज आया है वो इतना ही चेंज है, कॉग्निटिव डोमेन का चेंज है। इवैल्यूएशन में, ठीक है, इवैल्यूएशन हमने क्या बोला था? वैल्यूज, आइडियाज, इनके बारे में जजमेंट बनाना, जस्टिफाई करना, अपनी चीजों को बोल रहे थे ना। और क्रिएट में नया कुछ जब आप अपने आप से करते हो, वो हाईएस्ट लेवल बोला गया, ठीक है, क्रिएट को। बाकी सब तो सेम ही है। कॉम्प्रिहेंशन में सिर्फ हम अंडरस्टैंडिंग की बात करते थे, समझ की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने अंडरस्टैंडिंग नया जो रिवाइज बोला, इसमें बोला कि समझने के बाद अगर आप एक्सप्लेन भी कर पा रहे हो, ठीक है, ये थोड़ा सा, इसलिए इन्होंने टर्म को चेंज किया। और बाकी नॉलेज और वो रिमेम्बर तो सेम ही है, रिकॉल करना, याद करना, ठीक है। तो ये सारे, और हमने हर लेवल के लिए एक्शन वर्ब्स भी पढ़े थे, अगर याद हो तो, किस किस वर्ड से हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे नॉलेज के लिए हमने पढ़ा था रिकॉल करना, याद करना, किसी चीज का डिफाइन करना, नेम बताना, ये सब क्या है, याद करके ही तो करोगे। मैं बोलूंगी डिफाइन फोटोसिंथेसिस, तो आपको याद करना पड़ेगा ना, उसकी डेफिनेशन याद करके करनी पड़ेगी। तो नॉलेज वाले के लिए एक्शन वर्ब्स थे, कुछ वर्ड्स पढ़े थे हमने। ऐसे अंडरस्टैंडिंग वाले के लिए क्वेश्चन में जो वर्ड आपको यूज करना होगा
वो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ समथिंग, या कुछ डायनेस्टी आपका हिस्ट्री में एक्सप्लेन करने को बोले, ठीक है, तो इस टाइप के। अब देखो, अब जब तुम लोग स्कूल की जॉब में जाओगे ना, क्वेश्चन पेपर बनाना होगा। अगर बड़े बच्चों को पढ़ाते हो तो सीबीएसई पूरा आपको फॉर्मेट बना के देता है कि अंडरस्टैंडिंग के लेवल के इतने क्वेश्चन मैंडेटरी हैं, होने चाहिए उसके अंदर, ठीक है। एप्लीकेशन के इतने % मैंडेटरी हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या टर्म यूज करना है। नॉलेज वाले के लिए आपको डेफिनेशन, डिफाइन वाले, नेम द प्रोसेस ऑफ दिस, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन डालने पड़ेंगे नॉलेज वाले के लिए। तो ये जो आप टर्म यूज कर रहे हो कि इस डोमेन के लिए ये टर्म मुझे अपने क्वेश्चन पेपर में यूज करना है, इन वर्ड्स को बोलते हैं एक्शन वर्ब्स। क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ब्स। उस चीज को आप एक्शन में कैसे चेंज करोगे? हम कहते रहे कि नॉलेज मतलब रिकॉल करना, याद करना, लेकिन उसको एक्शन में चेंज करना कि बच्चा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो आप उससे क्वेश्चन पूछोगे तो पता चलेगा ना कि नॉलेज हुई कि नहीं हुई। क्या हो गया? ठीक है, तो इस तरीके समझ में आ रहा है आपको। तो जब भी पेपर बनाने को आपको बोला जाता है ना, या 6 to 8 भी जब एनईपी का नया फॉर्मेट आया है ना, पूरा पैटर्न दिया गया है, सीबीएसई ने दिया है किस डोमेन के लिए कितने % क्वेश्चन होने चाहिए, तो आपको एक्शन वर्ब्स आने चाहिए, ठीक है, ये वाला। जैसे मैथ्स में एप्लीकेशन के लिए क्या होगा, आप फॉर्मूला दे दोगे, नीचे अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड प्रूव दिस, या फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला यूज करने के। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन तो थोड़ा घुमा के होता है कि इतना इजीली समझ में नहीं आता। कौन सा? एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन होता है। हाँ, तो एप्लीकेशन बेस्ड जैसे साइंस में भी है या बाकी सब्जेक्ट्स में भी है, आपको पूरी केस स्टडी वाले जो क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन ही तो है, वो पूरा पढ़ना पड़ता है। और आपकी वो नॉलेज पहले बताई गई चीजें होती है, लेकिन उस सिचुएशन में आपको अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो मोस्टली जो केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन होते हैं, केस स्टडी वाले क्वेश्चन होते हैं, वो आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं, ठीक है। केस स्टडी वाले 10th के बोर्ड में जो आ रहे हैं क्वेश्चन, केस स्टडी वाले जो 3-4 आते हैं, वो आपके एप्लीकेशन वाले होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज समझ में आई सबको, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चेंज यहीं पे हुआ है, बस कॉग्निटिव डोमेन में ही चेंज हुआ है, और छोटे छोटे चेंजेस है, नाउन की जगह वर्ब हो गया, क्योंकि ये आता लॉन्ग क्वेश्चन में है, इसलिए हमें पूरा ओरिजिनल ब्लू टेक्स्ट हमें बतानी पड़ती है, फिर हमें जाके चेंज बताना। तो मैम अगर हम पूरा एक्सप्लेन करें तो पुराना, तो फिर जो रिवीजन में तो बस इतना ही लिखना पड़ेगा। हाँ, ये लिखेंगे डायग्राम, इसको लाइनों में भी लिख देंगे, थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, जैसे वो भेजोगे ना उसमें लाइन में भी हम लिख देंगे कि नाउन हैज बीन चेंज टू वर्ब, ठीक है, या इस लेवल को हमने ऐसे चेंज किया, इवैल्यूएशन टॉप से नेक्स्ट पे आ गया, इस तरीके से डायग्राम बना के। डायग्राम जितना आप इफेक्टिवली बना के प्रेजेंट करते हो ना, तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है ना, देखने में भी अच्छा लगता है कि इसने पूरा मतलब तरीके से प्रेजेंट किया है, पिरामिड वगैरह बनाया, शो किया, बच्चे की नॉलेज झलकती है अलग से। तो ये सब बना हुआ है, उस नोट्स में मैं सेंड कर दूंगी, तो ये सब डायग्राम हमें बना हुआ है, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट बेटा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नो मैम। ओके ओके, यूनिट 1 is completed now. Unit 1 is completed. We will go to unit 2. Unit 2. Paper 2, Unit 2. Tools and techniques. देखिएगा क्लास करेक्ट। अरे ये छोटे बच्चे थे ना नर्सरी वाले, पेन दे दो, पेंसिल दे दो, ऐसे कर रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड असेसमेंट टूल, ठीक है। एक अच्छा असेसमेंट टूल होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए जो बोल सके कि आपने जो टेस्ट बनाया। असेसमेंट टूल क्या होगा? टूल क्या होता है? कोई भी एक इक्विपमेंट जिससे आप इस काम को करते हो, ठीक है। असेसमेंट करने के लिए आपको अपनी क्लास का असेसमेंट करना है, तो आप कोई टेस्ट बनाओगे, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो कैरेक्टर आप अगर मैं बोलूं कि नहीं आपने बहुत अच्छा टेस्ट बनाया है, ठीक है, आपका जो प्रिंसिपल होगा, आपका जो भी होगा, इंचार्ज होगा, उसने पेपर देखा, बोला नहीं आपने तो बहुत अच्छा टेस्ट बनाया, तो ये अच्छा टेस्ट किसको कहते हैं, ठीक है। क्या ऐसी क्राइटेरिया होनी चाहिए कि वो बोलेगा, कोई भी देख के जो नॉलेजेबल पर्सन होगा, जिसको आप दिखाओगे तो बोलेगा नहीं आपने टेस्ट अच्छा बनाया है, ठीक है। तो गुड असेसमेंट टूल की क्या खासियत, क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हम उसको डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स
of a good assessment tool. Good assessment tool. अच्छा चलो, बिना पढ़े बुक में बिना देखे आप मुझे बताओ कि एक अच्छा टेस्ट है वो क्या क्या बोलते हैं, मतलब किसको बोलते हैं? अपने आप सोच के बताओ जरा। जिसमें सारी चीजें बैलेंस्ड हो, जिसमें बच्चे की मेंटालिटी पता चल सके कि मेंटालिटी मतलब वो क्या लिखना चाहता है। मैम जिसमें बच्चे की क्रिएटिव स्किल्स का पता लगे। ऑनलाइन हाँ जी बोलिए। मैम जिसमें बच्चे की क्रिएटिव स्किल्स का पता लगे या फिर वो कितना सोच पा रहा है उसका पता लगे। रखा है, वेरी गुड। और बताइए। ठीक है, तो देखिए असेसमेंट टूल फिर टेस्ट लिसन क्रिएटिविटी पता कैसे लगेगी, जब आप ऐसा क्वेश्चन दोगे ना तब जो पता लगेगी। ठीक है, तो फिर आपको ऐसे क्वेश्चंस इंक्लूड करने पड़ेगी, ओरिजिनलिटी जिसमें हल्के बच्चों की, जैसे कॉपी और करके और रट के लिखना ना। ठीक है, तो ये चीज होनी चाहिए। चलिए बाकी देखते हैं। यूनिट 2 देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड असेसमेंट टूल की पहली क्राइटेरिया होती है रेलेवेंस। इंग्लिश में देखिए पेज नंबर 81, हिंदी में क्या है? हिंदी 63, इंग्लिश 81। पहला है आपका रेलेवेंस। देखो, जिस पर्पस के लिए आपने लिसन क्लास, अरे बार बार बोलना पड़ेगा फिर कैसे काम चलेगा? मैं लिख रही हूँ इतने, आप सुनते नहीं हो फिर तो क्लास को फायदा क्या? 4 बार बोलना पड़ेगा कि सुनो सुनो, इतने छोटे बच्चे थोड़ी हो आप लोग। देखो ध्यान दो, रेलेवेंस, रेलेवेंस। ठीक है, रेलेवेंस मतलब जिस पर्पस के लिए आपने वो टेस्ट बनाया है वो फुलफिल होना चाहिए। मान लो 7th क्लास के एसएसटी का टेस्ट है, तो आपने बोला होगा ना कि 2 चैप्टर का हम टेस्ट लेंगे, और आपने क्वेश्चन डाल दिया आउट ऑफ सिलेबस, मतलब बिना बताए किसी और चैप्टर का डाल दिया है। ठीक है, मार्क्स 20 बोल के आपने 30 मार्क्स का पेपर बना दिया, तो आपका पेपर तो रेलिवेंट ही नहीं है। ठीक है, अगर पीरियोडिक टेस्ट 20 मार्क्स का हो रहा है या 10 मार्क्स का आप क्लास टेस्ट ले लो, जैसे भी जो भी आपकी क्राइटेरिया रही है उसको ये फुलफिल करना चाहिए। अब 7th क्लास में आप 8 के क्वेश्चन डाल दोगे तो कहीं से रेलिवेंट ही नहीं है, या आप बिल्कुल लो लेवल के क्वेश्चन डाल रहे हो, 6 के क्वेश्चन डाल रहे हो 7th क्लास में, तो रेलिवेंट ही नहीं है। तो सबसे पहले तो आपका टेस्ट कैसा होना चाहिए? रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है, उसकी रेलिवेंसी होनी चाहिए। सेकंड में आते हैं बैलेंस। बैलेंस, बैलेंस का मतलब आप अपने टेस्ट में हर टाइप के क्वेश्चन डालोगे, ताकि जो भी हम बच्चे की लेवल की बात करते हैं ना नॉलेज में, ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन में और बाकी डोमेन्स की हम बात करते हैं, लर्निंग डोमेन्स की बात करते हैं, वो सारा टच हो पाए। मतलब उसकी आप नॉलेज भी देख सको, उसकी आप अंडरस्टैंडिंग भी देख सको, क्रिएटिविटी भी देख सको। तो इस बैलेंस को मेंटेन रखना जरूरी है आपके अपने टेस्ट में। ठीक है, हाफ ईयरली है या जो फाइनल टर्म समेटिव इवैल्यूएशन बनाते हो उसमें तो बहुत ही जरूरी है कि बैलेंस पूरा दिखे। अब मान लो 10 नंबर के टेस्ट में इंग्लिश का पेपर है, तो उसमें इंग्लिश वाले टीचर बच्चे कितने हैं, इसमें कितनों का टीचिंग सब्जेक्ट इंग्लिश है, कितने सेक्शंस होने चाहिए बताओ इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में? कितने सेक्शंस हम लिखते हैं ना, ये सेक्शन, ये चीजें मैंडेटरी है इंग्लिश का। आप अगर आप पेपर बना रहे हो क्या क्या डालना होता है? 2 सेक्शन ए और बी ऐसे वाला। हाँ, तो उसमें क्या डालते हो आप? हाँ चलो, जैसे ए में हो गए आपके सारे वो पैसेज हो सकता है, हम तो रीडिंग सेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? रीडिंग। उसके बाद ग्रामर, ग्रामर, कोई बात नहीं, मैं मतलब नाम पूछ रहे सेक्शन से क्या क्या होनी चाहिए। लिटरेचर, सुनो लिसन, 4 सेक्शंस होने चाहिए, रीडिंग, लिटरेचर, ठीक है, राइटिंग एंड ग्रामर, 4 सेक्शंस आपके होने चाहिए। बैलेंस का मतलब यही है, देखो इधर लिसन, बैलेंस का मतलब वही आपने उसकी, अब लिटरेचर में रीडिंग राइटिंग स्किल आनी चाहिए ना बच्चे, ठीक है,
और नॉलेज अंडरस्टैंडिंग देखने के लिए लिटरेचर सेक्शन से आप क्वेश्चन भी पूछ लोगे। तो ये कैसा पेपर है, एक बैलेंस्ड पेपर है जिसमें सारी चीजें हैं, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बैलेंस। उसके बाद आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी एफिशिएंट टेस्ट वो होता है, देखो जिस टेस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन से लेके स्कोरिंग से लेके चेकिंग तक में, ठीक है, एफिशिएंसी हो, उसको बोलेंगे हम ये टेस्ट कैसा है, एफिशिएंट है। अब इसका एग्जांपल देना, एग्जांपल देना। टेस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन, टेस्ट लोगे तो टेस्ट कंडक्ट भी तो करोगे, ठीक है, वो भी स्मूथली होना चाहिए। स्कोरिंग का जो प्रोसीजर आपने रखा है वो भी स्मूथ होना चाहिए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसमें जो क्वेश्चन आइटम रखे हैं आपने वो भी एफिशिएंट होना चाहिए। तो एक एग्जांपल बताओ, चलो एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जांपल बताओ, एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंटली हो जाए इसके लिए कैसा होना चाहिए आपका टेस्ट? मतलब क्या, मुझे तो क्वेश्चन नहीं बताया ना। हम बोलते हैं कि टेस्ट आपने बनाया बहुत एफिशिएंट है, परफेक्ट, मतलब हर तरीके से, तो मैंने यहाँ प्रभावशाली है, ठीक है। तो उसमें मैं बोल रही हूँ एडमिनिस्ट्रेशन भी आपका अच्छे से हो जाए, टेस्ट कंडक्ट तो करोगे क्लास में, उसी को एडमिनिस्टर करना बोलते हैं टेस्ट को, ठीक है, तो ये भी अच्छे से हो जाए, स्कोरिंग भी आपने अच्छे से कर रखी है, ठीक है, उसमें जो आइटम इंक्लूड कर किए हैं वो भी बहुत एफिशिएंट है। तो मैं एक आपको क्राइटेरिया दे रही हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब क्वेश्चन पेपर ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर्ली हो जाए, इसके लिए आप जितना टाइम अलॉटेड है उसके हिसाब से आपका पेपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टाइम है 3 घंटे का और बच्चा 1.5 घंटे में पेपर करके बैठ गया, वो तो बहुत ही वाहियात बेकार टेस्ट होता है, ठीक है। आपने ऐसा क्या टेस्ट बनाया है तो बच्चा 3 घंटे का टेस्ट 1.5 घंटे में, कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा, ये गलत है। लेकिन कोई बहुत इंटेलिजेंट है तो आप मान लो कि 2-2.5 घंटे चलो चलता है, आधे घंटे पहले बच्चा अगर सब पढ़ के आता है, सब आता है, हो जाएगा, और राइटिंग स्पीड फास्ट है। फिर 3 घंटे का पेपर अगर बच्चा 1 घंटे में या 1.5 घंटे में करके बैठ जा रहा है, आपका पेपर एफिशिएंट नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ रॉन्ग हो गया। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब आइटम जो सिलेक्ट करोगे उसमें बताओ ज्यादा एफिशिएंट क्या रहता है? मैम फिर ऐसे तो कुछ उनको भी तो ध्यान में रखना होगा ना, जो बच्चा एक मतलब इसी क्लास में एक इंटेलिजेंट भी है, एक लोअर, उसका तो ध्यान रखेगा, लेकिन 3 का 1.5 तो बहुत, मैं कह तो रही हूँ इंटेलिजेंट वाला 2 घंटे में कर रहा है, बाकी वाला आप तो उसके लिए तो 1 घंटा दे रहे हो ना, जैसे इंटेलिजेंट वाला 2 में करेगा, जो एवरेज उसके लिए 3 घंटे तो दिए है ना आपने, 1 घंटे में उसके पास बचेंगे, इंटेलिजेंट वाले के करने के बाद भी 1 घंटा बच रहा है ना। और वैसे नहीं हम खाली इंटेलिजेंट को देख के बनाते ही नहीं, हम ऐसा बनाएंगे तो सबके लिए स्मूथ है। हाँ, कोई इंटेलिजेंट वाला अगर 2 घंटे में कर ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बैठेगा वो 1 घंटा, लेकिन ऐसा नहीं हो गया 3 घंटे का पेपर बच्चे आधी क्लास 1 घंटे में करके बैठ गए, ये नहीं होना चाहिए, फिर आपने सही पेपर नहीं बनाया है। समझ रहे हो, आपके आइटम्स जो थे आपने इंक्लूड किए, क्वेश्चन को हम क्या बोल रहे हैं, आइटम्स बोल रहे हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन को आइटम्स बोल रहे हैं, तो जो आइटम्स आपने इंक्लूड किए वो एफिशिएंट नहीं है, ठीक है, नंबर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होने चाहिए, टाइम स्लॉट आप जो प्रोवाइड कर रहे हो और आप अपना पेपर की लेंथ देख लो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बच्चा लिखते लिखते थक गया और पेपर खत्म नहीं हो रहा, लेंथ ही बहुत ज्यादा है। हाँ, होता है, ऐसा भी होता है, बोलते हैं ना बच्चे, कभी कोई टेस्ट के बाद बहुत लेंथी पेपर था, मोस्टली बच्चे बोल रहे होते, जब पूरे बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है, तो समझो कि हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ कमी थी, एक आधा बच्चे की राइटिंग स्पीड स्लो होती है तो अलग बात है। अगर 50% से अबव बच्चे 60-70% बच्चा अगर निकल के बोल रहा है कि पेपर बहुत लेंथी था, होता है ना ऐसे, देखो जैसे गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह कंडक्ट होते हैं जो सब्जेक्टिव टाइप वाले होते हैं ना, उसमें कभी कभी आता है कि पेपर बहुत लेंथी था, बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई, होता है ना, तो ये एफिशिएंसी मतलब हर तरीके से वो चीज होनी चाहिए, ठीक है। और सबसे पहले अगर आप वो वाले, आजकल तो वो आ रहे हैं ना ओएमआर शीट वाले, सीटेट वगैरह का एग्जाम है जब मोस्टली ओएमआर, तो एफिशिएंसी वो भी कह रहा है आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हम यूज करें कि ओएमआर वाले करो ताकि गलती ना हो, या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करो कि जहां पे गलती ह्यूमन एरर का वो ना आए, ठीक है। अगर वैसे एग्जाम की बात करें तो बाकी स्कूल्स में हम करें तो इन सब चीजों की बात हम कर सकते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस अच्छे से क्लियर लिखे होने चाहिए, टाइम स्लॉट प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, ये सब होता है एफिशिएंट टेस्ट,
ठीक है, और ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ना लेंथी होना चाहिए, ना शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए। मतलब 3 घंटे का पेपर अगर 1 घंटे में हो जा रहा है तो बहुत ही खराब पेपर है। हम लोग टाइम का यूटिलाइज ही नहीं किया, 2 घंटा कितना जल्दी करके बैठ गया, मतलब ये कौन सा पेपर हुआ। फिर आते हैं ऑब्जेक्टिविटी। तो आप कभी भी स्कूल में जॉब करोगे, बनाओगे पेपर, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, प्रिंसिपल क्वेश्चन उठा देगा, कोई भी क्वेश्चन उठा देगा कि मैम क्या पेपर बनाया था, 3 घंटे का पेपर, आधी क्लास 1 घंटे में करके बैठ गई। तो ये सब चीजें भी ध्यान देनी होती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी बाकी तो सब क्लास टीचर ही बना रहे हैं, 9 तक तो सब टीचर ही बना रही है, बोर्ड का अलग बनता है। तो मैम स्कूल में थोड़ी बनता है वो पेपर, स्कूल में ही बनता है, टीचर्स बनाती हैं। कहाँ? नहीं गवर्नमेंट, मतलब मान लो स्कूल में 9 तक का पेपर बनता है तो वो स्कूल में ही बनाते, मतलब एक टीचर को सिलेक्ट करने क्या पेपर बनाओ तो वो स्कूल में बनता है। हाँ, जैसे सेक्शन डिवाइडेड होते हैं ना, तो क्या होता है, किसी एक को अलॉट कर देते हैं, हाफ ईयरली का इसने बना लिया, फाइनल का उसने बना लिया, उसका उसने, ऐसे करते हैं। गवर्नमेंट में होता है या प्राइवेट में होता है? हर जगह यही होता है। हर जगह यही होता है। 9 तक का तो स्कूल में ही बन रहा है, 10th का जो बोर्ड का है वो बाहर बनता है। बाहर से सुनो लिसन, बाहर से का क्या मतलब है, जैसे स्कूल के ब्रांचेस जब बहुत सारे होते हैं ना, तो एक बार इस ब्रांच ने बना लिया, एक बार उस ब्रांच ने बना लिया, उस ब्रांच का पेपर इस ब्रांच में, ये होता है बाहर से का मतलब। दिस इज हाँ, तो दिस इज द बाहर से एक सेंटर से शफल हो रहा है। जाएगा ना वो पेपर। देखो जैसे ब्रांच है, कोई डीएवी ले लो, डीएवी के इतने सारे ब्रांचेस है ना, तो एंट्रेंस वगैरह, हाँ, तो ये बाहर से का मतलब ये है, बोर्ड थोड़ी है ना, इसमें कोई बोर्ड थोड़ी होता है। बाहर से का मतलब बहुत सारी ब्रांच, गवर्नमेंट स्कूल के बहुत सारी ब्रांचेस है। हाँ, वो तो सीबीएसई सिलेक्ट करती है पैनल ना, जो एक्सपीरियंस टीचर्स होंगे वहां से टीचर सिलेक्ट होते हैं, उनका पैनल बैठता है, फिर क्वेश्चन डिसाइड होते हैं, फिर पेपर बनता है, वो तो अलग तरीका होता है। पर 9 तक में बाहर से का मतलब है, गवर्नमेंट स्कूल बहुत सारे हैं ना, तो जोन में आ रहे हैं, तो ये अपना, हाँ, सीबीएसई तो चल रहा है, सिलेबस तो ऑलरेडी सेम ही है, तो कभी इसने बना लिया इस ब्रांच ने, कभी उस ब्रांच ने, कभी उस ब्रांच ने, ये होता है बाहर से। हाँ, वो तो यूटी तो क्लास में ही बन जाते, स्कूल में ही बनाते। देखो सरकारी में इंक्लूड नहीं करते यूनिट टेस्ट, प्राइवेट में करना है। देखो इधर ऑब्जेक्टिविटी, यूनिट टेस्ट के नंबर इंक्लूड होते हैं, फाइनल रिजल्ट में नहीं होते ना? होते हैं ना 5 नंबर, 20 में से 5 होते हैं। हमारे में नहीं होते थे ना? होते थे। अरे क्यों, पहले तो भी होते थे, और यूटी के तो होते ही हैं, आप बल्कि 20 का ले रहे हैं, 5 इंक्लूड हो रहा है, तो 20 का 10 इंक्लूड होता था। और अभी जो ये बीएड का फाइल वगैरह है, अरे फाइल तो फाइल के नंबर लगते हैं, हाँ। रिजल्ट में नंबर लगे तो अलग से आए थे ना, मतलब अरे ये सब कलेक्टिव लगता है आजकल, वो बोलते हैं ना कि किसी एक चीज से बच्चा मतलब एग्जाम नहीं दे पाया, बीमारी हो गया, स्कूल की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी सेक्शन है, ठीक है, 8 तक के बच्चे हैं, कोई बच्चा अगर वायरल फीवर है, बीमार है, नहीं आ पाया तो 0 हो जाएगा ना फिर। इसीलिए ओवरऑल आजकल अटेंडेंस के 5 मार्क्स लगते हैं, हर चीज के नंबर लग रहे हैं, ओवरऑल बच्चे की क्या है, ठीक है, परफॉर्मेंस, उस पे पूरा रिजल्ट तैयार हो रहा है आजकल। ऐसी बात है ही नहीं कि मार्क्स की बात है, क्योंकि एक बच्चा अगर एब्सेंट हो गया, बीमार पड़ गया, जेन्युइन रीजन हो तो 0 हो गया फिर, ठीक है ना। तो ये सब 75% कंपल्सरी होती है, ये सब चीजें हैं, इसलिए ये सब किया गया है। ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है? ऑब्जेक्टिविटी मतलब जो भी पेपर आप बना रहे हो ना, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है जो आंसर्स है ना, ठीक है, उसमें एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। जैसे आपने ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जिसके ये भी आंसर हो सकता है, वो भी आंसर हो सकता है, तो आपका पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं है। और हाँ, वो एम्बिगुअस बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस का नाम है एम्बिगुअस क्वेश्चंस। तो एम्बिगुअस क्वेश्चंस मस्ट नॉट इंक्लूडेड इन योर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि अगर इसका आंसर ये है तो तुम टीचर हो, तुम्हारे हिसाब से अगर आंसर ये है ना, कोई दूसरे सेक्शन का टीचर है, स्कूल में 4 टीचर अगर एसएसटी के हैं, 4 टीचर इंग्लिश का है, 4 टीचर हिंदी का है, सबसे पूछोगे तो यही आंसर आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिक्स है, मतलब
फिक्स है, जो चेंज नहीं होता। ठीक है, में नहीं दे देते ए बी बी बी, फिर उसमें लास्ट में अगर ऑप्शन ना हो तो ये गलत हो जाएगा पूरा। जैसे ए बी आंसर होता है, बी बी आंसर तो उसमें देते हैं ना ऑप्शन, ए एंड बी बोथ भी देते हैं। अगर नहीं दिया तो वो गलत हो गया। हाँ, तो वो देखो, वो ऑप्शन देने के बाद तुम्हें 4 ऑप्शन अलग से होते हैं नीचे कि ओनली ए एंड बी, ठीक है, बोथ ए एंड बी, ओनली सी, ऐसे भी तो देते हैं ना उसमें कि 2 है तो दोनों का भी फिर पीछे देते हैं ऑप्शन। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी ये कहलाती है। ऑब्जेक्टिव आपका पेपर देखो, यहाँ का बच्चा का अगर एक टिक कर रहे हैं ना तो मैं नंबर देगा। देखो, आपका अगर 7th क्लास ले लो, 8th क्लास, कोई सी भी क्लास, 8th क्लास का ले लो, इंग्लिश का पेपर है, एसएसटी का पेपर है, ठीक है, आपने बनाया है, आपके स्कूल में तो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहीं मान लो 10 स्कूल में हमने कंडक्ट करा दिया, उनको समझ ही नहीं आ रहा पेपर, क्योंकि आपके बच्चों को ना आपने अपने हिसाब से पढ़ाया है तो उनको समझ में आता है, और आपने कुछ ऐसा हटके ही डाल दी है चीजें जो बाकी बच्चों को नहीं आ रहा, बाकी सब जगह रिजल्ट खराब आ रहा है, तो आपका पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं है। हर जगह एक जैसा, चलो थोड़ा कम ज्यादा चलता है, लेकिन एकदम ही हटके अगर रिजल्ट आ रहा है तो फिर गलत। मैम जो चीज जो मतलब टॉपिक है वो तो सब जगह इक्वली वही तो कह रही हूँ, वही तो कह रही हूँ, ऐसा होता नहीं है जनरली कि आपने बनाया तो ऐसा होगा। फिर मान लो सोचो कि आपने कुछ एडवांस ही पढ़ा के एडवांस ही पेपर में डाला और आपने करा रखा है अपने बच्चे को, हाँ, अपने बच्चों को करा रखा है, तो आपके बच्चे तो कर लेंगे, जो पढ़ने वाले उसका नहीं, प्रैक्टिस करवाओगे 4 बार आपको कर लेगा, लेकिन अगर बाकी बच्चों को दे रहे हो तो हमारे रिजल्ट बिल्कुल खराब आ रहा है, तो आपका पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आप इंक्लूड कर सकते हो, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में जो चीजें होती है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सब्जेक्टिव में ऐसे हो गया, चाहे अपना जस्टिफाई या ओपिनियन वाले या वो एक्सप्लेनेशन वाले, ठीक है, तो जो लिटरेचर है उसमें वैसे ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, एसएसटी में भी होती है कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, तो वो सब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिविटी के लिए आपको फैक्चुअल बेस्ड वाले क्वेश्चन डालने पड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट। अब आते हैं स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी कितने दिनों बाद ना आज लिख के सही लग रहा है, मार्कर सही है, पता नहीं है ना, दिखता ही नहीं था ना, बच्चों को भी दिक्कत होती थी। देखो स्पेसिफिसिटी क्या होती है, वर्ड कहां से आया, स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, ठीक है, तो जब पेपर बनाते हो ना, तो आपको पता होता है हर सब्जेक्ट वाइज कौन से डोमेन की जो चीजें हैं, ठीक है, स्किल्स है, वो आपको ज्यादा चेक करनी है, तो उस हिसाब से स्पेसिफिक पेपर होता है। साइंस का पेपर होगा, मैथ्स का पेपर होगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव होगा, हमें फैक्ट चाहिए होते हैं, ठीक है, आपको प्रूव करके दिखाना है, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन होगा तो यही प्रोडक्ट बनता है, फिक्स है ना, आज ये हो गया कल वो हो गया, तुम्हारे हिसाब से कुछ और प्रोडक्ट आएगा, तुम्हारे से ऐसा नहीं होगा। तो साइंस मैथ्स में आपको कैसे क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव है, फिक्स है। अब तो स्पेसिफिक पेपर है, क्राइटेरिया है, इंग्लिश हिंदी का पेपर है, जो लैंग्वेज का पेपर है उसकी स्पेसिफिक क्राइटेरिया क्या है, उसमें आपको बच्चे की क्रिएटिविटी ज्यादा देखनी होती है, ठीक है, इसलिए बोला जाता है, मैं पिछले साल भी बोल रही थी आपको, फर्स्ट ईयर वाले में जो हिंदी और इंग्लिश के टीचर्स है ना, अगर वो 2 लाइन अपने आप से नहीं लिख सकता ना बेटा, बेकार है हिंदी इंग्लिश का टीचर होना। 2 लाइनें अगर आप अपने आप से नहीं लिख सकते, पोएम की हो, राइमिंग की हो, स्लोगन हो, जो स्लोगन राइटिंग करवाते हैं, ये सब करवाते हैं ना, क्रिएटिविटी एनहांस करने के लिए बच्चे को, और टीचर होके अगर आप 2 लाइन खुद से ही नहीं बना पा रहे हो ना, बेकार है। तो इसलिए बोलते हैं स्पेसिफिसिटी क्या है, फिर लैंग्वेज के पेपर की स्पेसिफिसिटी या स्पेसिफिक क्वालिटी जो आपको चेक करनी है बच्चे में, वो क्या है, उसकी क्रिएटिविटी, ठीक है, तो आप ऐसी चीजें जरूर इंक्लूड करो जहां बच्चे की क्रिएटिविटी दिखती है। जैसे टीचर को असाइनमेंट भेज देते हैं, हाँ, इस स्लोगन वगैरह तो कराए ही जाते हैं आजकल, लैंग्वेज में ही, हिंदी में भी एडवर्टाइजमेंट लिखने को देते हैं हम, ठीक है, और वो भी शायद क्या जो नहीं बना रहा है, मुझे लाइन स्लोगन नहीं बना पा रहा। देखो मतलब क्या होता है, वो ज्यादा और एफिशिएंसी रहती है, ऐसा नहीं है, देखो बहुत से टीचर तुम्हें मिल जाएंगे ना, खुद से 4 लाइन नहीं बना सकते, लेकिन टीचर है, मैं कहने का मतलब है कि तुम्हारा अगर जेन्युइन इंटरेस्ट उस चीज में होता, तुम टीचर जिसलिए बने हो, तो तुम भी बना पाते 4 लाइन, सुन रहे हो, अगर जेन्युइन इंटरेस्ट तुम्हारा अगर
जेन्युइन इंटरेस्ट अगर तुम्हारा उस चीज में होता तो तुम भी 4 लाइन जरूर बना पाते। और जब तुम खुद कर पाते हो ना तो बच्चा तुम्हें देख के ही मोटिवेट होता है, तुम्हें बार बार इतना बोलने की जरूरत ही नहीं होती। तुम मान लो स्कूल का कोई फंक्शन है, रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है, तुम अपना लिखा हुआ 4 लाइन पोएम पढ़ोगे, बच्चा तो तुम्हारा स्टूडेंट वैसे ही मोटिवेटेड है कि मैम इतना अच्छा लिखती है, हम भी कोशिश करेंगे लिखने की। समझ रहे हो, ये चीज है। तो स्पेसिफिसिटी में उसमें स्पेसिफिक जो हमें चेक करना है वो क्रिएटिविटी चेक करनी है या ऑब्जेक्टिविटी चेक करनी है। एसएसटी में नॉलेज चेक करनी है, ठीक है, कितना बच्चे को फैक्ट्स और इंफॉर्मेशंस है, हिस्ट्री की कितनी नॉलेज है, ज्योग्राफी की कितनी नॉलेज है। तो दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिसिटी। सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, हर टेस्ट की जो स्पेसिफिसिटी होती है वो अलग चीज अलग अलग होती है। बेसिकली हम इसको लैंग्वेज में ही ज्यादातर यूज कर पाते हैं। स्पेसिफिसिटी क्या है बेटा, हर सब्जेक्ट का स्पेसिफिकली आपको क्या चेक कर रहा है। लैंग्वेज में क्रिएटिविटी चेक करनी है, ठीक है, मैथ साइंस में आपको ऑब्जेक्टिविटी चेक करनी है, ठीक है, नॉलेज कितनी है और एप्लीकेशन कितना कर पा रहा है, ठीक है, ये चीज है। एसएसटी में जैसे उसको कितनी नॉलेज है, हिस्ट्री कितनी आती है, कितना समझ, कितना याद है उसको, रिमेम्बरेंस, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है एसएसटी में, ठीक है। उसके बाद आती है डिफिकल्टी लेवल। डिफिकल्टी तो समझ में आई गया, और आपके टेस्ट की डिफिकल्टी कैसी होनी चाहिए बताओ, तो बहुत आसान। मैम यस बोलिए। मैम एक डाउट था स्पेसिफिसिटी में। बोलिए। मैम बुक में जो लास्ट लाइन लिखी है, द लोअर द स्कोर ऑफ दिस नोवाइसिस द बेटर, मतलब कौन से नोवाइसिस की बात हो रही है यहाँ पर मैम? द लोअर द स्कोर ऑफ दीज नोवाइसेस, नोवाइसेस मतलब जो भी हम क्राइटेरिया सिलेक्ट कर रहे हैं ना, ठीक है, उसमें जितना मतलब कम स्कोर आए, इन सेंस में कि कम इंक्लूड हुई है चीजें, ठीक है, जैसे कि जो हमें मान लो 4 चीजें इंक्लूड करनी मैंडेटरी है, ठीक है, उसमें से अगर आपका स्कोर ज्यादा आ रहा है कि ज्यादा आपका छूट रहा है, मतलब आपने कम चीजें इंक्लूड की हैं, ठीक है, तो फिर गलत आएगा। हाँ, लेकिन अगर एक आधा चीज छूटी है तो फिर भी आप अपने टेस्ट को अच्छा बोल सकते हो, इसकी बात बोली जा रही है, ठीक है। ओके मैम। अच्छा ये बताइए, डिफिकल्टी को एक्सप्लेन करना चाहेगा ऑनलाइन क्लास में? तो बहुत आसान है, दे दूंगा मैं, तो बाद में ले लियो सके। ठीक है, इससे ले लियो ना, तो सीधा क्यों सिरदर्दी ले रहा है तू? क्या कहते हो? ये आपस में बात है। हो रही है ना ज्यादा मुश्किल ना ज्यादा डिफिकल्टी लेवल देखिए, आपके क्लास में इंटेलिजेंट बच्चा भी है, बिलो एवरेज भी है, एवरेज भी है, अबव एवरेज है, सब हर तरीके के बच्चे हैं। तो डिफिकल्टी लेवल ऐसा होना चाहिए कि बिलो एवरेज बच्चा भी अटेम्प्ट कर सके, और इंटेलिजेंट बच्चों के लिए भी उस हिसाब से क्वेश्चन होने चाहिए। बोर्ड का पेपर देखना उठा के, ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं कि सब डिफिकल्ट होते, नहीं होता। बिलो एवरेज बच्चा भी बोर्ड के एग्जाम में बैठ रहा है, ठीक मैम है, पेपर मॉडरेट होना चाहिए मतलब? बिल्कुल मॉडरेट होना चाहिए, जो हर कोई अचीव। इंटेलिजेंट वाला हाई स्कोर करेगा, बिलो एवरेज वाला पास तो हो कम से कम। ऐसा ना हो कि भाई बिलो एवरेज वाला कोई बच्चा पेपर अटेम्प्ट करने में ही मतलब नहीं हो पा रहा है, उससे फेल हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 33 नंबर चाहिए होते हैं ना। यहाँ पे 90 है, अब 90 और क्या है? देखिए सर, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी क्राइटेरिया नंबर 7, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन होता है आफ्टर कंडक्टिंग द टेस्ट योर क्लास शुड बी, ठीक है, क्लियरली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। आपके टेस्ट लेने के बाद आपका टेस्ट इतना ऑथेंटिक एफिशिएंट होना चाहिए कि टेस्ट के बाद आपको कैटेगरी साफ साफ झलकती हुई दिखे कि अबव एवरेज वाली कैटेगरी ये है, बिलो एवरेज वाली ये है, और एवरेज वाली कैटेगरी ये है। तो आपको उससे फायदा क्या होगा, आपको पता रहेगा कौन से बच्चों पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो आपके टेस्ट में ये क्वालिटी होना बहुत ज्यादा, तो ये क्वेश्चन पेपर में झलकना चाहिए। हाँ, मतलब पेपर आप इस तरीके से सेट करो कि टेस्ट देने के बाद आपको पता चले कि हाँ ये बच्चा इंटेलिजेंट है, इसमें हमने जो डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन डाला था वो इसने अटेम्प्ट किया है, इसने अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो उससे आपको स्कोर से पता चल जाए क्लियरली। आपको डिवाइडेड 3 ग्रुप मिलने चाहिए आफ्टर कंडक्टिंग द टेस्ट। अच्छा स्कोर, ठीक है, पुअर स्कोर, इसमें डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। उसके बाद आता है रिलायबिलिटी, भरोसेमंद।
रिलायबल टेस्ट वो होता है जो टेस्ट क्लेम करता है कि जिस चीज के लिए बना है वो उसको पूरा करे। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ आइटम्स, जितने होने चाहिए उतना ही इंक्लूड करना चाहिए। आइटम्स डिस्क्रिमिनेशन मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चन, सारी वैरायटी उसमें होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेटेड होनी चाहिए। आइटम ऑब्जेक्टिविटी, जो भी क्वेश्चन आप ले रहे हो, मैंने बोला ना एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, एक क्वेश्चन के दो आंसर नहीं होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। ये आंसर होगा तो यही आंसर होगा, ये नहीं कि ये भी होगा और दूसरा भी हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी होगा और वो भी होगा। जैसे साइंस में मैं आपको एग्जांपल दूं, एक क्वेश्चन होता है, अगर आपको समझ में आए, याद रहे तो ठीक है, ये जैसे डबल बॉन्ड वाले क्वेश्चन है ना, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, ये सैचुरेटेड होता है। अब मैंने कुछ ऐसे कंपाउंड्स दे दिए, अब इसमें बोला कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, उसमें मेरे दो स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन मैंने वो वाला ऑप्शन नहीं दिया जहां पे ए और बी बोथ करेक्ट वाला ऑप्शन मैंने दिया ही नहीं है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब कोई बच्चा ये टिक कर देगा, बी कोई सी टिक कर, और दोनों ही सही है अपनी जगह, और मैंने ऑप्शन में वो वाला ऑप्शन दिया ही नहीं कि बी और सी बोथ करेक्ट, तो आपका टेस्ट यहाँ पे खराब हो जाता है। ठीक है, फिर आपके टेस्ट की ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहती, आपके आइटम की ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहती। आइटम मींस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये गलत बात है। तो मैम जैसे अभी सीटेट के पेपर में हाँ। 4 ऑप्शन दिए थे, 4 ऑप्शन में से जो लास्ट ऑप्शन जैसे था कि सभी सही, हाँ। वो चीज नहीं दी थी, बट आंसर की में था कि अब चारों में से कोई सा भी टिक लगाओ वो ठीक है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हुआ। चारों में से ऐसे भी कोई सा भी लगाना होता है, एक ही लगाना होता है। नो मैम, क्वेश्चन के जो चारों ऑप्शन थे ना वो चारों ही सही थे, तो जो आंसर की आई थी उसमें कोई भी अगर आप आंसर टिक करते ना तो वो उसको ही वो लोग सही मानते हैं। अब क्या करेंगे? हाँ, तो ये यही है, एम्बिगुअस यही है, तो आपको ऑल ऑफ द अबव देना चाहिए ना ऑप्शन, अगर नहीं दे रहे हो तो गलत है वो। हाँ, मिलेंगे, मतलब कोई सा भी ऑप्शन पे टिक कर दो, ये गलत है, ये उनको ऑल ऑफ द अबव देना चाहिए। था ना। तो इतने पेपर बनाते हैं ना, एक आधा मिस्टेक तो इनसे भी हो जाती है, सीबीएसई के पेपर में भी हो गई थी। लास्ट टू लास्ट ईयर वो अनाउंसमेंट कर रहे थे, मेरे घर के बगल का बच्चा था, वो गया था तो पेपर दिखाने आया, जब साइंस की हूं ना तो साइंस का था, तो आ जाते बच्चे की, भाई आंटी ये पेपर देख लीजिए, और ये तो मैं देख रही थी, उसने बोला कि ये वाला क्वेश्चन गलत था, पूरे क्लासरूम में अनाउंसमेंट करवाई कि ये क्वेश्चन को सही कर लीजिए। सीबीएसई बोर्ड का बता रही हूँ मैं आपको, लास्ट टू लास्ट ईयर की बात। मेरे घर के बगल में एक बच्चा था, 10th में था, आपको 12th में। ठीक है, तो ये बोल रहा था अनाउंसमेंट सीबीएसई में भी हो जाता है मैम, और एक आध क्वेश्चन के लिए तो ग्रेस मार्क्स फिर मिल जाते हैं ना उसके, लेकिन तो बोल रहा था उसमें कि अनाउंसमेंट की गई थी कि ये करेक्शन है तो ये आप ठीक कर दीजिए। तो अगर देखो पहले ही पता चल गया है ना, वो स्टार्टिंग में ही पता चल गया, एक सेंटर में दूसरे को बोला जब चली जाती है चीजें तो करवा देते हैं, और जब नहीं होता तो फिर ग्रेस मार्क तो देना ही पड़ता है। ठीक है, नहीं पता चलता, बाद में कुछ क्वेश्चन ऐसे रेज होता है तो ग्रेस मार्क देते हैं बच्चों को। फिर डिफरेंस अमंग स्टूडेंट्स ऑन द ट्रेड मेजर, देखो इधर डिफरेंस अमंग स्टूडेंट्स, वही जो हम बोले ना, अबव एवरेज, बिलो एवरेज और एवरेज बच्चा डिफरेंशिएट होना चाहिए। उसके बाद आता है वैलिडिटी, इसका है 83, थोड़े से नंबरों से रह गया, मैंने पढ़ा भी नहीं था, 83 है बेटा, 90 पे तो हो ही जाता है जनरल का। मैम जो रह गया सो रह गया, याद वही रहता है जो पास हुआ, इनकी बातें मत करो। कोई बात नहीं, तो अगली बार दे देना, उसमें कुछ नहीं, अगली बार दे देना। ये लोग बोलते थे सीक्रेट बिना पढ़े पास हो जाते, कैसे हो जाता है मुझे ये बताइए। कुछ नहीं होता, लेसन सीटेट के लिए 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़ लो, वैसे ही पास हो जाओगे, कुछ भी नहीं, कुछ अलग थोड़ी है। और ये बीएड में जो पढ़ रहे हो थ्योरीज वगैरह ये देख लो, और क्या करना है, कंटेंट के लिए तो 6, 7, 8 की एनसीईआरटी है बस, और तो कुछ है ही नहीं। हमारे सीटेट में आएगा, हाँ, वो 6, 7, 8 की एनसीईआरटी है। मैम बट इस बार लैंग्वेज वाला सेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट आया था। हाँ, लैंग्वेज तो तुम्हें थोड़ा देखना पड़ेगा, कोई बुक वगैरह ले हम तो ऐसे क्वेश्चन असर्शन और रीजन के इतने भर देते हैं ना कि टाइम टेकिंग होता है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग लगता है मुझे तो। नहीं, लेकिन कंटेंट के लिए तो अपने सब्जेक्ट के लिए तो एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो बहुत है। पर वो असर्शन और रीजन इतना दे देंगे, प्रैक्टिस करनी, थोड़ा सा प्रीवियस पेपर थोड़ा सा कि पढ़ते ही मतलब क्लिक कर जाए, वो कैसे आएगा, वो प्रैक्टिस से आएगा। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा रहेगा। जनरल वालों का 91 ही है, 90 पे भी क्या पता लगा दे तो। तभी तो रोना आ रहा है। हाँ। देखिए इधर वैलिडिटी, देखिए क्लास वैलिडिटी,
आपका टेस्ट वैलिड कब कहलाएगा? इधर मैं चेंज कर दूंगी, ये बोलती ही रहती है इधर बीच में, हटा दूंगी तीनों को, इधर आ जाती है। हाँ ये सामने दिख जाते हैं, ये बच जाते हैं, यही है। नहीं नहीं देख लिया मैंने, इसको बोलने के बाद ही अपने लगी हुई है, बात में उठाऊंगी फिर इधर ही बिठाऊंगी सामने, बिल्कुल अब आवाज आना जाए बिल्कुल। वैलिडिटी, ठीक है, आपका टेस्ट वैलिड है, ये क्या क्या क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है, किस किस क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है? कंटेंट वैलिडिटी, मैंने बोला ना कि आपने 7th क्लास का पेपर बनाया, उसमें 8th क्लास के क्वेश्चन डाल दिए तो आपका कंटेंट ही वैलिड नहीं है, ठीक है। दूसरा हम आएंगे क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, जो क्राइटेरिया है टेस्ट की वो फुलफिल होनी चाहिए। 20 नंबर के पेपर में 20 नंबर के ही पेपर होने चाहिए। 20 नंबर के टेस्ट में आप 30 नंबर का या 25 या 18 नंबर का पेपर बनाओगे तो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, या आपका पेपर टाइम नहीं वो ले रहा है। 20 नंबर के पेपर के लिए अगर 1 घंटा दिया हुआ है टाइम, देखो इधर क्राइटेरिया है, अगर टाइम 1 आवर का दिया हुआ है, 20 नंबर का पेपर है और आपका बच्चा 20 मिनट में करके बैठ गया तो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रही है। तो क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए एंड कंस्ट्रक्ट द वैलिडिटी। तो एफिशिएंसी वाले ही पॉइंट है सारे। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, जो पेपर आप बनाते हो ना, उसका जब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पेपर बना रहे हो, तो वैलिडिटी होनी चाहिए, मतलब सारे डोमेन्स, ठीक है, सारे लेवल जो है वो जज होने चाहिए। अचीवमेंट टेस्ट देखो बार बार वर्ड आ रहा होगा। अचीवमेंट टेस्ट होता है जो समेटिव, जो हाफ ईयरली है या फाइनल टर्म का पेपर बनाते हो ना, उसको ही अचीवमेंट टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट किसको बोलते हैं? हाफ ईयरली या फाइनल टर्म वाले पेपर को, स्कूल के उसमें बात करें तो उसको ही बोलते हैं अचीवमेंट टेस्ट। लास्ट है आपका सुइटेबिलिटी। सुइटेबिलिटी वही होता है, ठीक है, जिस पर्पस के लिए आप वो टेस्ट को कंडक्ट कर रहे हो उसके हिसाब से सुइटेबल होना चाहिए, ठीक है। सुइटेबिलिटी इसी को बोलते हैं। जो रेलिवेंस है वही सुइटेबिलिटी, सेम ही पॉइंट होता है, ठीक है। रेलिवेंस और सुइटेबिलिटी का पॉइंट सेम ही होता है। तो यहाँ पे आपके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड असेसमेंट टूल कंप्लीट होते हैं। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? यस मैम। ठीक है। अब देखेंगे फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। हाँ ये खत्म, क्राइटेरिया इतने सारे थे, खत्म हो गए। पर मैम ये वाले बुक में तो है ही नहीं, इनके में तो बिल्कुल ही अलग है। एक भी अलग, बस एक एक ही ही था वैलिडिटी, हाँ और स्वागत स्पेसिफिक एम भी है और ऑब्जेक्टिविटी। ये है ना, वैलिडिटी है, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी है, रिलायबिलिटी भी तो है, सब मैम आंख के अंदर सिंपलिसिटी, ऑब्जेक्टिविटी, सरलता वाला वो पॉइंट है जो हमने बोला ना, एफिशिएंसी वाला, जो हर चीज में सिंपलिसिटी होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए, तो वही वाला है। कॉम्प्रिहेंसिवनेस, मतलब एक पेपर में बच्चे की सारे जो डोमेन है, मैंने बोला बैलेंस वाला जो पॉइंट वाला, वो कॉम्प्रिहेंसिव। हाँ बस नाम अलग अलग है, पॉइंट वही है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग है तो बच्चे, कौन से बच्चे को पेपर इंटरेस्टिंग है? इंटरेस्टिंग वो तो बोलते क्यों देना है पेपर। हाँ, इकोनॉमी एक फैक्टर भी होता है। देखो टेस्ट को एडमिनिस्टर करने में ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, मतलब ये खाली इस टेस्ट की नहीं बात कर रहे, वैसे भी जैसे गवर्नमेंट भी कोई टेस्ट कंडक्ट कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो कोशिश करो कि जो खर्चा है वो मिनिमाइज रखो, ठीक है, इकोनॉमिकली सुटेबल होना चाहिए। पेपर का खर्चा कम रखकर हमारा खर्चा ज्यादा करवा देंगे तो हो गई। और क्या फीस ज्यादा रख देते हैं हर चीज। कन्वीनियंस, ठीक है, कन्वीनियंस हो, बच्चा पेपर करने के लिए कन्वीनियंट हो, ठीक है, सब कुछ हो, ये सारा है। उस पर डिफरेंशिएशन में तो वही है, मंद बुद्धि बालक और जो इंटेलिजेंट बालक है वो डिफरेंशिएशन, तो वही वाला पॉइंट है। स्टैंडर्डाइज मतलब स्टैंडर्ड एक पेपर होना चाहिए जिसमें सारी क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है, सारे ही तो है पॉइंट्स।
ठीक है, डिफिकल्टी लेवल भी है, ठीक है, नाम अलग अलग था, पॉइंट सारे ही है। यस मैम, तभी मैंने नहीं बोला था। नहीं है, सारे हैं, नाम अलग अलग दे रखा है, पॉइंट सारे, हिंदी में भी सारे पॉइंट्स हैं। फॉर्मेटिव, समेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। फॉर्मेटिव समेटिव अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, वो बताया था, फॉर्मेटिव समेटिव बताया था थोड़ी देर पहले। कब पिछली क्लास में भी बताया था ये टॉपिक। फॉर्मेटिव शायद वो होता है ना जो टेस्ट वगैरह लेते हैं ये, और समेटिव जो फाइनल में हाफ लेते ईयरली हैं। फाइनल। मैंने तो फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। हाँ वही तो कह रही हूँ, तो खाली डाउट्स पूछ रही थी मैं, ये तो लास्ट क्लास में बताया था क्या है। सॉरी होगा। फॉर्मेटिव में फीडबैक होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जस्ट एक पार्ट होता है आपके इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस का। जैसे क्लास में मैंने पढ़ाया और एंड में खत्म होने से पहले मैंने क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है। छोटा सा कि मेरी 40 मिनट्स की क्लास में बच्चे को कितना समझ में आया, या एक यूनिट आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद आपने क्लास टेस्ट ले लिया, ठीक है। तो ये आप जो डे टू डे पढ़ा रहे हो ना बच्चों को, उसी का एक पार्ट होता है जो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो क्लास के एंड में भी, मैंने जो बोला 10 मिनट में जो आप रिवीजन क्वेश्चन पूछते हो, वो भी पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट ही होता है। पर समेटिव असेसमेंट में हम, ठीक है, एक ओवर द टाइम पीरियड बच्चे ने क्या सीखा, कितना लर्न किया, किस लेवल पे है बच्चा, और उसको प्रमोशन के लिए भी समेटिव असेसमेंट चाहिए होता है, ठीक है। प्रमोशन फाइनल जो टर्म में एग्जाम लेते हैं तो ओवरऑल रिजल्ट बनता है, ठीक है। सम अप करके हम उसकी ग्रेडेशन में भी, आगे की ग्रेड में प्रमोट करने के लिए भी हम समेटिव असेसमेंट का यूज करते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है फॉर्मेटिव है समेटिव में। ठीक है, तो यही मेन डिफरेंस है और कुछ नहीं होता फॉर्मेटिव समेटिव, ठीक है। यहाँ पे देखिए पॉइंट वाइज भी दे रखा है, इंग्लिश में देखिए 87 पेज नंबर में पॉइंट वाइज भी दे रखा है बहुत अच्छे से। हिंदी में दे रखा है ना, हाँ देखिए इंग्लिश वाले में देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है कंटिन्यूअसली बच्चे को मॉनिटर, बच्चे की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट। मैंने बोला रोज के रोज जैसे आप पढ़ा रहे हो, क्लास के एंड में पूछ रहे हो कौन सा बच्चा आंसर दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, तो ये सारी चीजें। समेटिव में समराइज लर्निंग, ठीक है, उसको चेक करने के लिए, या डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है उसको देखने के लिए समेटिव असेसमेंट होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में रेगुलर डेस्क्रिप्टिव फीडबैक, एक चैप्टर का टेस्ट लिया, उसमें बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं उसमें आप पूरा फीडबैक दे रहे हो, बच्चों को बता रहे बेटा इसकी प्रैक्टिस करो, इसमें तुम गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है, खराब कर रहे हो, हाफ ईयरली में फिर दिक्कत हो जाएगी, फाइनल टर्म में दिक्कत, तो हम प्रॉपर उसको रेगुलर फीडबैक भी दे रहे हैं फॉर्मेटिव में। पर समेटिव लेते हो तो डायरेक्ट रिजल्ट ही आ रहा है, ठीक है, सीधा रिजल्ट ही दिया जाता है। डेस्क्रिप्टिव एनालिसिस, ठीक है, मतलब उससे सीधा ग्रेड ही होता है, सीधा ग्रेड लगते हैं या प्रमोशन होता है, ठीक है, ये होता है। स्टूडेंट्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस असेसमेंट, तो स्टूडेंट तो है ही एसेंशियल पार्ट, टेस्ट तो स्टूडेंट्स का ही ले रहे हैं ना, ठीक है। सम्स अप हाउ मच स्टूडेंट हैज लर्न, उसी पॉइंट को घिसते रहते हैं 4 बार। बच्चे ने समरी हम देखते हैं कितना बच्चे ने ओवरऑल सीखा है। It enables teacher to adjust teaching to take account of result of assessment। देखो इधर फॉर्मेटिव असेसमेंट से फायदा क्या हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि ये बच्चा पिछड़ रहा है या इस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसके लिए रिमेडियल क्लास दे सकते हो, आप उसको गाइड कर सकते हो, फीडबैक दे सकते हो, ये फायदा होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का, ठीक है। अब समेटिव में करेक्शन का टाइम नहीं होता है, समेटिव में तो सीधा रिजल्ट बन रहा है, ठीक है, जो बच्चे के लिए भी स्ट्रेसफुल हो जाता है और टीचर के लिए भी स्ट्रेसफुल हो जाता है। हाफ ईयरली में मान लो आधी क्लास फेल हो गई, फिर क्या होगा, ठीक है, तो टीचर बच्चे से ज्यादा स्ट्रेस टीचर को ही हो जाएगा, ठीक है। फिर टीचर पे क्वेश्चन होता है, हाँ टीचर को बच्चे भी बोलते हैं टीचर ने नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, हाँ, अब प्राइवेट स्कूल में हो, प्राइवेट स्कूल में हो तो सबसे पहले तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन ही सवाल उठा देगा, ये टीचर क्या पढ़ाती है, आधी क्लास तो फेल हो गई, ये नहीं देखेंगे बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, पेरेंट्स के क्या एफर्ट है, बच्चा किस बैकग्राउंड से आ रहा है, घर जाके किताब खोल रहा है कि नहीं खोल रहा है, ठीक है, यही सब तो मिलके एजुकेशन की क्वालिटी डाउन कर रहे हैं। फिर टीचर क्या करता है, सब रिवीजन टेस्ट में डाल देता है,
80% तो रिवीजन ही करा दिया जाता है कि यही पढ़ के आओ बेटा, यही सरकारी में पूछेंगे। नहीं होता मैम रिवीजन प्राइवेट में ही होता है रिवीजन, सरकारी में नहीं होता है जल्दी। तो सरकारी तो अबे होता है प्रोसेस में पड़ी है भाई, हमारे में भी होता था ये, ऐसी छोटी क्लास में नहीं होता था, 10th में होता था, 11th में होता था, 12th में भी होता था। नहीं, देखो क्या होता है, गवर्नमेंट को तो फिर भी आंसर कम, आपको तो गवर्नमेंट में टीचर को भी आंसर करना है, गवर्नमेंट भी अपना रिजल्ट दिखाना चाहती है, पहले इतना नहीं था। और प्राइवेट में तो पेरेंट पैसा दे रहा है, जिसका बच्चा फेल होगा तो तुमको खा जाएगा, प्रिंसिपल को भी खा जाएगा, टीचर को भी खा जाएगा। पर्टिकुलर मैम पेपर चेक होता है बच्चों का कि किसमें क्यों एक नंबर से रह गया मेरा बच्चा। पेरेंट्स के सामने भी आप आंसरेबल हो, आप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी आंसरेबल हो, तो हर चीज है। तो इसलिए तो क्वालिटी डिग्रेड होती है। आप 80% पेपर बता ही चुके होते हो पहले से, क्योंकि टीचर कौन अपनी जॉब पे लेगा, है ना, अपने स्ट्रेस लेगा, कौन लेगा। 80% से ज्यादा पेपर रिवीजन में 20% होता है जो तुम बाकी दे रहे हो, तो फिर जो पढ़ने वाला बच्चा होगा सब पढ़ता है वो अटेम्प्ट कर लेगा, बाकी तो सब कर ही लेगी। हाँ, तो वहाँ फ्री में पढ़ रहे हैं ना, तो इतना आंसरेबल नहीं है, तो पैसा दे रहा है ना पेरेंट, 5,000 7,000 महीने का भर रहा है, तो खा जाएगा उसको, बच्चा फेल हो जाएगा तो। ठीक है, इधर देखिए, वेरिड लर्निंग स्टाइल देखो इधर, ठीक है, हाउ टू टीच एंड व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। ठीक है, इसके लिए आप डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स वाले जो बच्चे होते हैं उनको ऑब्जर्व करके आप उस पर काम कर सकते हो। अगेन वही बात है, फॉर्मेटिव में आपको पता चल गया ना कौन सा बच्चा पीछे रह रहा है, कौन सा बच्चा सही कर रहा है, तो आप उसके हिसाब से चल सकते हो। ये वेल डिफाइंड इवैल्यूएशन डिजाइन होता है, हमने फर्स्ट ईयर में। हाँ ये भी पढ़ा। फिक्स टाइम और कंटेंट, पूरी बुक में बहुत सारी चीजें सेम है। उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वेश्चन खत्म, ये खत्म, इसमें कुछ है ही नहीं, देखो डिफरेंस समझा दिया। ठीक है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव क्या अलग दे रखा है हिंदी में? नहीं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है मैम। क्वांटिटेटिव वाला रेटिंग मतलब वो बता रखा है मैम कौन कौन से टाइप के इवैल्यूएशन होते हैं। इंग्लिश में कितना कहा है? वो तो अलग पॉइंट है बेटा, रेटिंग स्केल ऑब्जेक्ट में तो टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन इसके बाद वाला पॉइंट है वो। ये विद्यार्थी की गुणात्मक और मात्रात्मक योग्यताओं का मूल्यांकन करें। ये तो टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन है, तो अलग चीज है। ये तो सीबीएसई का क्वेश्चन है ना, इनकी बुक समझ आ रही है, समझ आ रहा है, बस तू पेपर दे दे, वो भी नहीं दिया जा रहा, पढ़ा नहीं जा रहा। अरे रहने दो, तुम साहब झूठे हो, तुझे कुछ कह दे। उर्वशी से पूछो जो धक्का लगाते ना रिजल्ट देखते। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ठीक है, डिफरेंस 89 पेज नंबर। इंग्लिश में देखो 89 पे प्रॉपर हिंदी में टेबल में दे रखा है प्रॉपर। जो रेटिंग स्केल वगैरह कर रहे हैं ना, उसके बाद का पॉइंट है टूल्स है। जो डिफरेंस दे रखा है ना उसको देख लो, पेज नंबर 89 इंग्लिश में, पेज नंबर 89 हिंदी में क्या है? 81 पेज। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, नाम से पता चल रहा है, यहाँ क्वांटिटी की बात हो रही है, वहाँ क्वालिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो क्वांटिटी देखो इधर, क्वांटिटी में, ठीक है, जहां हमें नंबर असाइन करने हैं, ठीक है, वहां की बात हो रही है। तो किसी भी प्रोसेस में से पहले कंफर्म हाइपोथेसिस अबाउट फिनोमेना, किसी भी प्रोसेस का ना हाइपोथेसिस जनरेट करना। ठीक है, एक मतलब आपको क्या करना है, इस क्लास का मान लो, ठीक है,
फिनोमेना टेस्ट आपने कंडक्ट किया है या पढ़ाई के बारे में, ठीक है, एक हाइपोथेसिस, आप एक अपनी विचारधारा बना रहे हो, एक वो कर रहे हो, assumptions बना रहे हो, ठीक है, कि कैसा है ये क्लास कैसी है, पढ़ने में कैसी है, बच्चे कैसे, हाइपोथेसिस बनाना, ठीक है। तो क्वांटिटी की जब बात करते हो, सर्वे वगैरह करते हो तो डेटा आता है ना, नंबर आता है, ठीक है। तो सर्वे है या क्वेश्चनियर बना लो। क्वेश्चनियर क्या होता है, एक क्वेश्चंस का सेट होता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चनियर और स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, जब आप बच्चे को ऑब्जर्व भी कर रहे हो ना, तो स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, जैसे प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है ना, तो टीचर ऑब्जर्व कर रहा होता है कि ये बीकर वगैरह सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, तो ऑब्जर्वेशन कैसा है, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्वांटिटी नंबर असाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशन भी है, वो क्वालिटी वाला नहीं है कि ऑब्जर्वेशन करूंगा कौन सा बच्चा शांत बैठा है, कौन सा बच्चा सुन रहा है, ठीक है, कौन सा बच्चा करने में बिजी है, सिंसियर है, क्वालिटी वाला नहीं, क्वांटिटी वाला भी ऑब्जर्वेशन होता है। जो स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन से मैंने आपको एग्जांपल दिया, प्रैक्टिकल एग्जाम में देखा जाता है बच्चा सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि आपको नंबर लगाने हैं उसके बेसिस पे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव में आते हैं, मतलब बेसिकली इसके अंदर नंबर काउंट होता है कि हाँ, नंबर क्वांटिटी नंबर असाइन करने की बात करते हैं, ठीक है उसमें सारी चीजें, हाँ, नंबर वाइज बात करते हैं, डेटा की बात करते हैं कि बच्चे ने पूरा ओवरऑल हर टेस्ट में, पीटी, हाफ ईयरली, ठीक है, फाइनल टर्म में क्या क्या स्कोर कितना कितना किया है किस चीज में, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं। क्वालिटेटिव में क्या होता है, किसी प्रोसेस को हम एक्सप्लोर करते हैं, समझते हैं, क्योंकि क्वालिटी की बात करनी है, ठीक है। तो ये चीज होती है। और जो भी क्वालिटी में जो भी आप इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स का यूज करते हो ना, उसको क्वालिटी को चेक करने के लिए वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। और इसमें हार्ड एंड फास्ट होता है, एक क्वेश्चन पेपर बनाया वो आप पूरी क्लास के 30 बच्चों के लिए सेम ही पेपर जाएगा। लेकिन क्वालिटी अगर आपको चेक करनी है, उसमें आप थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। तो उसके टूल्स थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, इंटरेक्टिव स्टाइल होता है, ठीक है। क्वालिटी जहां चेक करनी है, बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, बता भी पा रहे, पर टेस्ट का पेपर देने के बाद बच्चा आपसे आंसर पूछेगा, आप नहीं बताओगे, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी वहां पे नहीं होती है। सेमी स्ट्रक्चर्ड मेथड का यूज करते हैं, इसमें हार्ड एंड फास्ट, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, इसलिए सेमी स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर एक बनाएंगे, हमें कैसे कैसे क्वालिटी चेक करनी है, पर फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी उसमें। जैसे बच्चे के कुछ इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, आपको क्वालिटी, ठीक है, हर एस्पेक्ट की बात करनी है, तो आप क्या करोगे, बच्चों को बिठा के आमने सामने बात करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इन डेप्थ इंटरव्यू, बच्चे से बातचीत करना। फोकस ग्रुप्स, ठीक है, ग्रुप बनाना, ठीक है, और उसके हिसाब से काम करना। एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, कैसा पार्टिसिपेट कर रहा है बच्चा, किस किस चीज में कर रहा है, जिससे आपको क्वालिटी पता चलेगी बच्चे की, ठीक है। तो ये हो जाता है। उसके बाद आते हैं एनालिटिकल ऑब्जेक्टिव्स में। क्वांटिटेटिव जो इवैल्यूएशन होता है, उसमें क्या करते हैं हम, वेरिएशन को क्वांटिफाई करते हैं। वेरिएशन मतलब क्लास के बच्चों के नंबर आएंगे तो आपको पता चलेगा ना कितनी वेरिएशन है, किस बच्चे का कितना स्कोर आ रहा है, ठीक है। कॉजल रिलेशनशिप्स प्रेडिक्ट करना। कॉजल रिलेशनशिप्स का मतलब होता है कॉज एंड इफेक्ट की जो हम बात करते हैं, ठीक है। जैसे ये टेस्ट लिया तो बच्चे का ये स्कोर आया, तो रीजन फाइंड आउट करो कि कम आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ठीक है, कम आ रहा है तो क्यों आ रहा है, और यहाँ पे बच्चा गलती कर रहा है, फिर हम उसको रिमेडियल क्लासेस प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। क्वांटिटी में पॉपुलेशन मतलब तुम्हारे क्लास के यहाँ बच्चों की बात बोल रहे हैं, या नॉर्मली भी बोले किसी स्टेट की पॉपुलेशन है, जैसे हम सर्वे की बात करें तो नंबर आता है ना, तो इसलिए पॉपुलेशन वर्ड यूज किया गया है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैसे अगर डेटा नंबर की क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, इतने लोग मान लो किसी पॉपुलेशन में स्लम में रह रहे हैं, इतने अर्बन एरिया में रह रहे हैं, तो डेटा क्वांटिटी नंबर। तो ऐसे आप अपने क्लासरूम में अगर इस फैक्ट को, ठीक है, प्रिंसिपल को अप्लाई करते हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो जाएंगे, इतने बच्चे अबव एवरेज हैं, बिलो एवरेज हैं, ठीक है, इसको इसमें दिक्कत है, इसमें दिक्कत है, ये सब चीजें आपको पता चल जाएंगी। क्वालिटेटिव में डिस्क्राइब वेरिएशन, ये जो वेरिएशन आ रहा है ना, ये क्यों आ रहा है, ओवरऑल जैसे हमने बोला कि एक्सप्लोर करेंगे हम पूरा, उसको समझेंगे। टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन रिलेशनशिप्स, ठीक है, नंबर अबव एवरेज वाले का बिलो एवरेज वाले नंबर से में कितना डिफरेंस है, इंटेलिजेंस वाले का कितना डिफरेंस है, ये सब एक्सप्लेन करना। इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करना, ठीक है, डिस्क्राइब करना क्वालिटेटिव में। और ग्रुप नॉर्म्स, ठीक है, आपने ग्रुप में कोई एक्टिविटी दी है तो उसके नॉर्म्स आप फिक्स कर दोगे कि इतने बच्चे होने चाहिए, ये टॉपिक है, इतने डेज में सबमिट हो जाना चाहिए, ये सारी चीजें। क्वेश्चंस का फॉर्मेट कैसा रहता है, क्वांटिटेटिव में हमेशा क्लोज एंडेड होते हैं। फिक्स क्वेश्चन, आपसे ये पूछ रहा है, आपको इसी का आंसर देना है, ट्रू फॉल्स पूछ रहा है तो वही बताना है, ठीक है, अपना ओपिनियन नहीं देना उसमें, ठीक है। क्वांटिटेटिव। क्वालिटी जब चेक करते हैं कि बच्चे की क्रिएटिविटी कितनी है, ठीक है, इवैल्यूएशन कितना है, बच्चा अपने आंसर को जस्टिफाई कैसे कर रहा है, उसकी लॉजिकल रीजनिंग पावर देखनी है,
तो पेपर कैसा होगा ज्यादातर ओपन एंडेड पेपर। ओपन एंडेड क्वेश्चन आप उसमें इंक्लूड करोगे जब आप क्वालिटी चेक करोगे, ठीक है। और जब क्वांटिटी नंबर की बात होगी तो मोस्टली क्वेश्चंस आपके क्लोज एंडेड ही रहते हैं। डेटा फॉर्मेट न्यूमेरिकल, क्वांटिटी नंबर्स की बात होती है, ठीक है। और क्वालिटेटिव में टेक्चुअल, अगर मान लो बच्चे की रिपोर्ट कार्ड में लिखते हैं ना आजकल नीचे, ठीक है, कि वो इस चीज में अच्छा है, ही नीड्स इंप्रूवमेंट इन दिस सेक्शन, वो लिखते हैं, तो कैसा है, टेक्चुअल है। जो आप डिस्क्राइब कर रहे हो टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन में हम बात कर रहे हैं जब हम क्वालिटेटिव की बात कर रहे हैं। और क्वांटिटेटिव में न्यूमेरिकल्स हम नंबर की बात कर रहे हैं कि हाफ ईयरली में बच्चे के एसएसटी में इतने मार्क्स आए हैं, इंग्लिश में इतने आए हैं, मैथ्स में इतने आए हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? मैम जैसे ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं तो उसको कभी कभी एक्सटेंड करके ऐसे भी बोलते हैं कि इफ ट्रू देन व्हाई, तो वो क्वालिटी में आएगा कि क्वांटिटी में आएगा? क्वालिटी में आना चाहिए ना। अल्टीमेटली तुम असाइन तो नंबर ही कर रही हो ना, ठीक है। तो उसमें जैसे मार्क्स बढ़ा देंगे, अगर वाई वाला भी पूछ रहे हो ट्रू फॉल्स के अलावा हाफ मार्क्स का होगा तो 1.5 का होगा, ऐसा कुछ होगा, या हाफ करके 1 मार्क्स दे रहे हो आप, ठीक है। होता तो ये क्वांटिटी वाला है अल्टीमेटली आप असाइन। हाँ, आप ये पूछो कि क्लोज एंडेड है कि ओपन एंडेड है, तो है तो क्लोज एंडेड। अगर ट्रू है तो वाई क्यों हो, तो फैक्ट पे बेस है ना, वो तुम्हारे लिए अगर वो फैक्ट सेम है, मेरे लिए भी सेम है, इसी रीजन से ये ट्रू है, ठीक है। ये रीजन है। ओपन एंडेड वो होता है तो सबके हिसाब से अलग अलग हो सकता है, आपको ओपिनियन देने का अपना चांस मिलता है जहां एक्सप्रेस करने का, वो होता है ओपन एंडेड। ओके मैम। है वो क्वांटिटेटिव ही। मान लो मैंने हाफ मार्क्स ट्रू फॉल्स बताओगे उसमें दे दिया, और वाई बता दिया तो हाफ मार्क्स में और दूंगी, तो दूंगी तो नंबर ही ना, ठीक है। तो ये चीज क्लोज एंडेड को हाँ क्वांटिटेटिव में आता है। हाँ, ट्रू फॉल्स क्वांटिटेटिव में ही आएगा, क्लोज एंडेड है ना वो। फ्लेक्सिबिलिटी में जो क्वांटिटेटिव वाला वो स्टेबल होता है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। मैंने बोला ना इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्वालिटेटिव वाले में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ठीक है। एक मतलब सेम ही स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। एक आपने डिसाइड किया होता है फॉर्मेट पर, आप उसमें फ्लेक्सिबिलिटी देते हो बच्चे को, ठीक है। पार्टिसिपेंट रेस्पॉन्सेस डू नॉट इन्फ्लुएंस। पार्टिसिपेंट का रेस्पॉन्स देखो, लिसन, पार्टिसिपेंट कैसा आंसर कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। लेकिन तुम देखो जब वाइवा पूछते हैं ना प्रैक्टिकल का, जो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है क्वेश्चन डिफिकल्ट होता जाता है, और टॉप लेवल का पूछते हैं, और जहां देखते हैं कि इसको आता ही नहीं, भाई तू यही बता दे, ये होता है। म्यूट करके बोलते मैं आंसर भी बता रही हूं, ये होता है। हमने लिया हुआ है बच्चों का वाइवा लिया हुआ, बुलाते हैं तो यही चीज हम भी देखते हैं। अब बच्चा बता, अच्छा तो हमें खुश होती है कि चलो बच्चा तो बुक पढ़ने वाला है, दिमाग लगा है, हम और डिफिकल्ट पूछते हैं। और जहां लगता है भाई इसको तो कुछ नहीं आ रहा है, तो प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल से करके लैब में राउंड लगाते हैं, तब देखते हैं ना कि बच्चा सही तो सही से कर ही नहीं, ठीक है, नहीं कर रहा है। अब वाइवा देने आया, अब वाइवा में पहले ही क्वेश्चन में तो फिर बस तू इतना ही बता दे ये क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, तो यही आंसर कर ले, ठीक है। तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि ये इसमें पार्टिसिपेंट के रेस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा। दिस इज क्वालिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव में पेपर देने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें कितना आ रहा है कि कितना नहीं आ रहा है, उसमें क्वेश्चन चेंज नहीं होगा कभी। आ रही बात समझ? लेकिन क्वालिटेटिव में फर्क पड़ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि वहां पे पार्टिसिपेंट को देख के ही क्वेश्चन आ रहा है, कोई हार्ड एंड फास्ट। हाँ, आपने ये डिसाइड कर रखा है चलो मुझे इस टॉपिक से पूछना है ना, ये तो थोड़ा सेमी स्ट्रक्चर्ड है कि इस टॉपिक से मुझे पूछना है। क्वेश्चन भी फिक्स नहीं होते, जो ऑब्जर्वर जाते हैं हम लोग सोच के थोड़ी जाते हैं, देख लेंगे, ठीक है, जैसा होता है वैसे देख लेते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा तो क्वेश्चन और डिफिकल्ट होता जाता है, और जो कुछ बोल ही नहीं रहा, भाई तूने क्या किया उसी को एक्सप्लेन कर दो। जीरो तो लगाओगे नहीं ना, जीरो लगा तो जीरो तो कोई लगाता नहीं। फिर हम क्या करते हैं, भाई जो किया तुमने सेटअप किया एक्सपेरिमेंट उसी को एक्सप्लेन करते, भाई तू करके क्या आया है, ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट के रेस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, ऐसा होता है। ये हर जगह होता है, इंटरव्यू के लिए भी जाओगे ना, जब कुछ नहीं बोलते तो फिर वो भी समझ जाता है, 2 के बाद तुमको भेज ही देगा, तीसरे के बाद। और जहां तुम आंसर करते हो उसी उसका कैंडिडेट को टाइम ज्यादा लगता है अंदर, तो समझो कि वो आंसर कर रहा है, तो 2 में ही बोलेंगे ओके थैंक यू चले जाओ, ठीक है, ऐसा होता है। कॉल नहीं आएगा। नहीं, आपको कॉल कर दिया जाएगा। ये तो हमेशा हर कंपनी बोलती है, हम लोग प्राइवेट वालों का यही है। जब हम वाइवा देने गए थे, वो लड़का नहीं था, अंदर जाके पता उसने क्या बोला, मैंने पैसा दिया, मेरे को कुछ नहीं आता, वो मैम टेक्निकल वो उसने फाइल भी ऐसे बनाई है। यहाँ का बच्चा नहीं, यहाँ का नहीं था, हाथ वाला मोड़ पे इंस्टीट्यूट उसका अलग था। डायरेक्ट आके बोला मैम मैं तो पैसा दे दिया, मैं नहीं दूंगा,
पागल है, चुप ही बैठ जाओ। इतना भाषण करोगे तो सामने वाले को अच्छा लगता है क्या? वो टीचर को क्या पता तुम कौन से इंस्टीट्यूट से एडमिशन लिया है, तुमने कितना पैसा दिया। टीचर तो टीचर है ना, टीचर तो भाई बात नहीं आता, सॉरी मैम बोल दो, खत्म करो। ये क्या बात? देख रहा है तो पता। हाँ नहीं, वो ये गलत बात है ना। तुम जी तो शर्म तो करो थोड़ा, तुम स्टूडेंट टीचर के सामने बैठे हो, नहीं आ रहा सॉरी बोलो, चुप बैठो, खत्म करो। आजकल की जनरेशन में ना ये बहुत चीज की दिक्कत है, नहीं आ रहा तो तुम चुप बैठो, मत बोलो मैम नहीं आता सॉरी, बस खत्म। ठीक है चलिए, स्टडी डिजाइन जो सब्जेक्ट का है वो स्टैटिस्टिक्स का लगे, हम डेटा न्यूमेरिकल नंबर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें इंटरैक्टिव होता है, ठीक है, रिसर्च भी होता है, डेटा कलेक्शन भी होता है, और क्वेश्चंस आर एडजस्टेड अकॉर्डिंग व्हाट इज लर्न। क्वालिटेटिव है तो फ्लेक्सिबिलिटी है, बार बार हम बोल रहे हैं, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। उसके बाद आते हैं टूल्स ऑफ, टूल है इसके बाद है टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन। नहीं मैम, हमारे में तो फिर बहुत खराब दे रखा है। क्यों दिखाओ, जो आपने पढ़ाई है हमारे में नहीं है, एक पॉइंट नहीं है। फोटो ले लेता हूं, ट्रांसलेट कर लो, ठीक है याद दिला दो। गूगल जिंदाबाद। सिर्फ पढ़ना तो यूट्यूब से ही है। सिंपैथी ले रही है। अरे यार दिखाई तो जाती है ना क्या पढ़ना है। ये मेरे को मैसेज कर दो। अबे मैं आंसर करते ही भूल जाऊंगी क्या होगा। अच्छा फॉर्मेटिव समेटिव का ये था, तो इसमें तो फिर डायग्नोस्टिक पे पहुंच गए, वो कहाँ गया? क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कहाँ गया? है मैम आगे बट कुछ छोटा सा दे रखा है। कहाँ है, कौन से पेज पे? नहीं है मैम, 81 पे तो है ना, अभी थे हम लोग। अरे मैम बोल रही थी इतने क्लास में ना क्लासमेट्स को बहन बहन करते रहते, इतना बेकार लगता है ना सुनने में, सही में अच्छा नहीं लगता सुनने में। वो ये मोहल्ले में आंटियां बोलती रहती है, बहुत बेकार लगता है, नाम से बोला करो, बहन बहन करते रहेंगे, अच्छा नहीं लगता सुनने में बिल्कुल भी। भाव में मैं बिल्कुल अच्छा नहीं, क्लासमेट्स को बोलते ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सुनने में। ये गुणात्मक है मात्रात्मक, यही तो है 81 में। थोड़ा सा दे रखा है बाकी और हाँ जैसे क्वालिटी में उसका बिहेवियर बहुत थोड़ा सा दे रखा है। गुणात्मक में व्यवहार मूल्यांकन परीक्षण, मात्रात्मक दे तो रखा है लेकिन अलग टाइप से थोड़ा दे रखा है। ये पढ़िए उसका फिर my name is पूजा, you call me पूजा, सॉरी you should be। बौद्धिक लब्धि ये तो आईक्यू, मुझे अपनी दोबारा पढ़ने की हो जाता है। वार्ता पहुंचने में तो चाहिए था, मैं आगे ही पढ़ती हूँ, नहीं पढ़ती कल तो मुझे जाता है। गुणात्मक में तुमने गलत लिख रखा है, तुमने डेटा, ओहो सुनो इधर, गुणात्मक में तुमने नंबर लिख रखा है, गुणात्मक गुण क्वालिटी, अच्छा हाँ उल्टा लिख रखा है तुमने। बेटा क्वालिटी को जो गुण बोलते हैं ना, गुण क्वालिटी, ठीक है। और हमारे में क्वालिटी में ये दे रखा है कि जो प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है, उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन हाँ ये भी चीज होती है, कोई प्रॉब्लम है उसको जान रहे हो, क्वालिटी, केमिस्ट्री ठीक है ना, तो वो गुण। तो चलो कोई बात नहीं, लिसन एक मिनट, हिंदी वालों के हिसाब से मैं बता देती हूँ, जो है वो समझा देती हूँ, पर आप ये गुण आपने लिख गलत रखा है, ठीक है ना। पेज नंबर 81, ठीक है। गुणात्मक होता है आपका क्वालिटी, यस सर। मात्रात्मक जो होता है ना वो होता है आपका क्वांटिटी। ये आप सही कर लेना अभी बुक देने के, ठीक है। ये देखिए इसमें दे रखा है आपका क्वालिटेटिव वाले में, गुणात्मक वाले में बोला है व्यवहार मूल्यांकन परीक्षण, मतलब क्वालिटी में आप बच्चे का बिहेवियर जो, ठीक है, ऑब्जर्वेशन से चेक कर सकते हो, ठीक है, ऐसे आपको पता चलता है ऐसे क्लास में आपके बच्चों का बिहेवियर कैसा है। दृष्टिकोण मूल्यांकन, बच्चा चीजों को लेके क्या सोच रखता है, ठीक है, ये सब चीजें तो क्वालिटी में ही आती है। इसको तो हम नंबर से साइन करते नहीं है, ग्रेड मिलते हैं बच्चों को। अगर अभी तुम उठा के देख लो, बच्चों का रिपोर्ट कार्ड देख लो, ठीक है, तो इन सब में ग्रेड लगता है। सोशली बच्चा कैसा है, सोशल इंटरेक्शन कैसा है, फिजिकल कैसा है, सब में ग्रेड लगता है, ठीक है। विद्यार्थी के तनाव का परीक्षण, अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा टेंशन में, फैमिली इशू है, एडोलेसेंट बच्चे रहेंगे आपके बीएड के बाद जब आप पढ़ाओगे, ठीक है, अपने स्ट्रेस है, इश्यूज है, बॉडी में लेके चेंजेस है, किसी भी चीज को लेके बच्चा स्ट्रेस में हो सकता है, तो उसका मूल्यांकन, उसको जानना, परखना, बात करना, ठीक है। बौद्धिक लब्धि होता है आईक्यू,
ठीक है, IQ का। तो बौद्धिक लाभ के परीक्षण में IQ के हिसाब से, क्योंकि हर बच्चे का IQ अलग होता है, तो उस हिसाब से आपको टीचिंग करनी होती है। व्यक्तित्व निर्धारक, पर्सनालिटी जानना बच्चे की, ठीक है, पर्सनालिटी। तो ये सब क्वालिटी में ही तो आता है। आपने, मैं कंफ्यूज हो गई, मेरी हिंदी खराब हो गई, क्या हो गया? गुणात्मक में नंबर लिख रखा है, फिर दृष्टिकोण, व्यवहार, तो ये क्या है? गुड क्वालिटी होती है, मुझे भी कंफ्यूज कर देंगे। मात्रात्मक नंबर होता है, ठीक है। नहीं, अच्छा हुआ उसने दिया, तो बता के लिख के बैठी रहती गलती। फिर कहती मैम ने गलत कर ये बोलती हो देखो, ठीक है। मात्रात्मक मूल्यांकन में क्वांटिटी जो टेस्ट लेते हैं, एग्जाम लेते हैं, उसकी बात यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। परीक्षाओं के माध्यम से देखा जाता है कि इस बच्चे ने कितना सीखा, ठीक है। तो इसको आप सही कर दीजिए, गलत दिख रखा है, पेन से लिख रखा है। अब देखो इधर, अब आते हैं टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन। टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन भी आपके फर्स्ट ईयर में था, इवैल्यूएशन वाले में, ठीक है। मूल्यांकन को हमारे पास असेसमेंट क्यों लिखा है? मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, परीक्षा लेना होता है ना, असेसमेंट तो दूसरा होता है। ये तो फर्स्ट ईयर में पूरा ही कर रखा है, ये पूरा किया है। मैं थोड़ा थोड़ा ही डिस्क्राइब करूंगी, ये पूरा फर्स्ट ईयर में था आपके। ये लिखा ना, राइटिंग टेस्ट, ये अचीवमेंट टेस्ट, लेसन, कर दो इसको बंद करो। अचीवमेंट टेस्ट है, देखो इधर, आप नेक्स्ट क्लास में ना, लिसन, अब मैं बता रही हूँ आपको, आज तो नहीं हो पाएगा। अचीवमेंट टेस्ट में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, और सबको अपने अपने टीचिंग सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन पेपर बना के देना है मुझे 50 मार्क्स का। कैसे बनता है, क्या क्या इंक्लूड करना है, ऑन स्पॉट के बना के लाना है? नहीं, घर से बना के लाओ आराम से, मैं देखूंगी कैसा पेपर बना रहे हो। ठीक है, अचीवमेंट उसे बताएंगे कि नॉलेज का इतना परसेंट होना चाहिए क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग का इतना होना चाहिए, एक्शन वर्ब भी बता दूंगी कौन कौन से एक्शन वर्ब यूज करने हैं। पर पेपर 50 मार्क्स का मुझे सबका चाहिए, अपने अपने कोई भी एक टीचिंग सब्जेक्ट का बना लेना। ये अचीवमेंट टेस्ट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी एग्जाम में, ठीक है। अभी है, अभी तो ये इसमें अभी आधा घंटा ही अभी टाइम नहीं है, अगले में समझाऊंगी, मैं समझा के फिर बनाने को दूंगी, तो नेक्स्ट में बना के ले आना। बता रही मैं आपको पहले से, ठीक है। तो सारी हाँ बिल्कुल, अचीवमेंट टेस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो जरा, पहला है आपका ऑब्जर्वेशन, टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन में पहला है। देखिए फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हो, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। जब क्लास में, देखो इधर, क्लास में टीचर क्या करता है, अपनी क्लास को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो तुम कहीं भी नई ज्वाइनिंग में भी जाओ, नई क्लास भी तुम्हें मिलती है, 10 डेज मैक्सिमम में आपको एक आइडिया लग जाता है कि क्लास का कौन सा बच्चा कैसा है, शरारती है, पढ़ने में सिंसियर है, आपको पता लग जाता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ये मैं वैसे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, हाँ मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है ना, तो इसमें देखा ही नहीं, तो वैसे ऑब्जर्वेशन बता रहे हो? हाँ ऑब्जर्वेशन बता रही। एक मिनट देखती हूँ, तो मेरा इसमें देख इंटरव्यू आपने बताया 108 पे हमारा 90 है, 98 मैम हिंदी में। ये उसमें 100 तो नहीं है, चेकलिस्ट है, चलो सीधा। वो थोड़ा पता नहीं इंग्लिश में मुझे ऑब्जर्वेशन ये रहा 96 इंग्लिश में, 96 पेज पे ऑब्जर्वेशन मेथड है। 96 इंग्लिश, हिंदी में देखो 98 है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। 96 और हिंदी में 98। टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन में हम पहला कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन कैसे टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन है, आप अपनी क्लास के बच्चों को ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, तो आपको आइडिया मिल जाता है। इवैल्यूएशन के एक पार्ट ही तो है, ठीक है। आपको ये तो पता होना चाहिए पर्सनालिटी किस बच्चे की कैसी है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा बच्चा सिंसियर है, कौन सा बच्चा बातें करता है, ठीक है, सब पता चल जाएगा आपकी क्लास में। हाँ सब पता चलेगा, कौन किस किस को अलग बिठाना है, चार्ट में पता चल जाता है। मैं नहीं बिठाती इसलिए मुझे बिठाना ही पड़ेगा, मुझे जितना लग रहा है क्लास पहले ही मुझे सेटल करनी पड़ेगी।
जब मैं समझा रही हूँ तभी पूछते रहोगे बेटा तो समझ में कैसे आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करना पड़ेगा, अलग अलग मुझे बिठाना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन यही होती है, ठीक है ना, पता चल जाता है मुझे भी कौन बातें कर रहा है। तो ऑब्जर्वेशन इज अ पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन। अब ऑब्जर्वेशन दो तरीके का होता है, एक तो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है, एक हमने पढ़ा था, ये भी मैंने बता रखा है आपको फर्स्ट ईयर में। उसमें क्या बताया था हमने, सिचुएशन वाइज ऑब्जर्वेशन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था पर्सनालिटी असेसमेंट जो पढ़े थे ना आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में, उसमें सब ये मेथड थे, ऑब्जर्वेशन वगैरह, इंटरव्यू वगैरह सब कुछ उसी में था। पर्सनालिटी असेसमेंट वाले में ये सारे थे उसमें। तो उसमें था, जैसे हमने बोला था कि किसी बच्चे को एंगर इश्यूज है ना, मारपीट करता है क्लास में एक दूसरे को, और आपने देखा नहीं है लेकिन बच्चे कंप्लेन लेके आ रहे हैं, तो मैंने हाँ छुप के देखोगे, ठीक है। आपने बोला कि जाओ जरा उसको धक्का मारो, मैं देखता हूँ कैसे करता है, कैसे, यार आप छुप के उसको देख रहे हो। तो प्लान्ड वाला ऑब्जर्वेशन है। देखते हो जनरल नॉर्मल ऑब्जर्वेशन, एक होता है प्लान्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो दो टाइप के होते हैं। उसके बाद आते हैं सेकंड है आपका, सेकंड है इंटरव्यू, साक्षात्कार हिंदी में इसको बोलते हैं। हाँ, तो ये फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, ढूंढ लो अपना, पढ़ लो। पर्सनालिटी वाले में पूरा हमारे में ना अलग अलग टॉपिक दे रखा है, जैसे आप लोग ऑब्जर्वेशन है वो पूरा एक समझा रखा है पूरा। तो सब में हो है, ऐसे समझाना ही पड़ेगा। तो मैम अभी जो आपने ये चीज बताई, हमारे में 3 पार्ट में दे रखा है। हाँ, ये नहीं बताया कि टूल है वो उसके, ये नहीं बताया वो। नहीं, ये पता है, ये आपकी पूरी हेडिंग डाल लो, ये सारा इस हेडिंग के अंदर आएगा, टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन के अंदर आएगी ये सब चीजें, ठीक है। मैकेनिकल डिवाइसेस इन ऑब्जर्वेशन में आजकल तो सीसीटीवी कैमरा आ गया है स्कूलों में, वो भी एक पार्ट है ऑब्जर्वेशन का, ठीक है। आप वहां से बैठे बैठे मॉनिटर कर सकते हो। और जो ट्रेनर होते हैं, जो ऑब्जर्वर होते हैं ना, तो टीचिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑब्जर्वेशन का। तो टीचर ट्रेनिंग जब होती है तो एक ऑब्जर्वेशन की ट्रेनिंग भी होना जरूरी है। तो ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं, ठीक है, क्या क्या चीजों का आपको ध्यान देना है क्लास में, ठीक है, ये भी। उसके बाद आते हैं इंटरव्यू। इंग्लिश में कहाँ है इंटरव्यू, क्वेश्चन एयर आगे आगे जहां तहां दे रखा है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते क्यों है, समझ में नहीं आता। एक्स्ट्रा नहीं है, सिलेबस में इन्होंने ऐसे डाल दिया। तो बुक वाला सिलेबस देख के थोड़ी लिखता है, वो अपने टॉपिक वाइज उसने अपने लिख रखे हैं। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और क्या, ये सिलेबस देख के थोड़ी लिखता है, राइटर तो अपने हिसाब से एक्सप्लेनेशन में वो सारी चीजें लिखता है, 4 चीजें एक्स्ट्रा भी लिखता है ताकि बच्चा बुक को पढ़े तो उसको समझ में आए। इससे हम सिलेबस वाइज पढ़ते हैं, हमें एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं है ना, तो हम सिलेबस वाइज पढ़ते हैं। सिलेबस किसी और ने बनाया और अटैच कर दिया। मैम हमारे में 4 अरे वो एक्स्ट्रा दिया हुआ है। ये रहा व्हाट इज इंटरव्यू चैप्टर, पेज नंबर 90 इंग्लिश में। इंटरव्यू 90 पे, हिंदी में 104, इंग्लिश में 90, हिंदी में 104, ठीक है। इंटरव्यू, इंटरव्यू क्या होता है, देखिए जब आप आमने सामने बैठ के बात करते हैं, ठीक है, तो बच्चों के हिसाब से इंटरव्यू कैसे होगा। जॉब के लिए तो इंटरव्यू होता है, आपको बिठाया जाता है, सामने से क्वेश्चन पूछते हैं, आप आंसर करते हो, इंटरव्यू। क्लासरूम सेटअप में या बच्चों के हिसाब से इंटरव्यू कैसे होगा बताइए, किस किस में रिक्वायर्ड होगा बताइए। हाँ, वाइवा इज अ काइंड ऑफ इंटरव्यू, ठीक है, जिसमें बच्चे को आप सामने बिठा के क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हो। बाकी और भी कुछ चीजों की काउंसलिंग है, काउंसलिंग है, किसी बच्चे की प्रॉब्लम आपको जाननी है तो आप आमने सामने बिठा के बच्चे से बातचीत करते हैं, दैट इज इंटरव्यू, ठीक है, जहां आपको इंटरव्यू की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और जरूरी नहीं हमेशा बच्चों का इंटरव्यू, कभी कभी आपको पेरेंट्स को भी बुलाना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, ठीक है। तो दैट इज आल्सो काइंड ऑफ इंटरव्यू रिलेटेड टू योर स्टूडेंट। पेरेंट्स के भी बुला के बातचीत करनी पड़ती है, जानना पड़ता है कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रही है, कि वैसा बिहेव कर रहा है, तो ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड, उसके बाद है थर्ड, है ना। मैम इसके उद्देश्य भी करने हैं, देखो ये लॉन्ग में ही नहीं, शॉर्ट में आता है, शॉर्ट में भी आता है, शॉर्ट मोड में इंटरव्यू डाल दिया, अलग अलग करके भी आ जाता है। प्रकार भी है। क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन है, प्रश्नावली। हाँ, प्रश्नावली। क्वेश्चन वही होता है जहाँ पे आप एक क्वेश्चन का सेट बना लेते हो पहले, ठीक है, क्वेश्चन है।
अचीवमेंट टेस्ट है। अरे ये रहा 90 पे है प्रश्नावली। क्वेश्चन है आपको मान लो किसी स्टूडेंट के बारे में, किसी पर्सन के बारे में कुछ जानना है, तो ठीक है आप क्या करते हो, उससे रिलेटेड ना क्वेश्चंस रिटर्न में बनाते हो, जैसे क्वेश्चन पेपर हम बनाते हैं ना वैसे बनाते हैं। उसकी एटीट्यूड जाननी है, बिलीफ जाननी है, कुछ चीज पर्टिकुलर जाननी है, तो सारे मोस्टली क्वेश्चन मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड ही डालूंगी जो मुझे उस इंसान के बारे में जानना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन, तो इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, क्लोज एंडेड वाले भी होते हैं, ओपन एंडेड वाले भी होते हैं, कभी मिक्स होते हैं और कभी सिर्फ क्लोज एंडेड वाले ही होते हैं, यस नो। ठीक है, कोई इंसान आपको रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, आपको इंसान एक गिरा हुआ दिखते हो, आप उसकी हेल्प करोगे, यस नो। ठीक है, तो आपको जानना है वो इंसान कैसा है, तो आप उस हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम करते हो। पर्सनालिटी चेक। हाँ, पर्सनालिटी, इसमें पर्सनालिटी चेक कर रहे हो, वैसे लर्नर के बारे में आपको कुछ जानना होगा तो आप उस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम करोगे। ठीक है, तो क्लोज एंडेड वाले में यस नो, ठीक है, ट्रू फॉल्स ऐसे वाला क्वेश्चन होगा। ओपन एंडेड में आप व्यूज जानने की कोशिश करोगे, अलग अलग सिचुएशन दोगे, व्यूज जानने की कोशिश करोगे। और जो मिक्स होता है उसमें दोनों होते हैं। हाँ, ओपन में व्यूज ही जानने होते हैं बेटा। ठीक है, उसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। और मिक्स वाले में दोनों मिक्स होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वेश्चनियर। मैम क्लोज में क्या बताया था आपने? क्लोज एंडेड में यस नो ट्रू फॉल्स ऐसे वाले क्वेश्चन। सेंटेंस कंप्लीशन वैसे छोटे छोटे क्लोज, सेंटेंस कंप्लीशन तो वो हो जाता है, ओपन एंडेड हो जाता है। ठीक है, पर मैम उसमें साइड में ऑप्शन दिए होते हैं, ऑप्शन दिए होंगे तो क्लोज एंडेड हो जाएंगे। जैसे कंप्लीशन वाले में तो ये भी हो सकता है, इफ इट विल रेन तो आई डैश, तुम क्या करोगे। ठीक है, तो वो तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, तो वो डिपेंड करेगा, अगर ऑप्शन दे रखे हैं तो क्लोज एंडेड, नहीं दे रखे हैं तो ओपन एंडेड। जैसे हमारे बुक में दे रखा भैंस दूध मुर्गा अंडा, ये तो ऑब्जेक्टिव वाला हो गया ना, क्या दे रखा, तुम जब हिंदी वालों को मैं बताती हूँ। ये क्या होगा? अंडा, अरे भैंस दूध देती है तो मुर्गा अंडा देगा ना। मुर्गी देती है मैं। अच्छा, तो वो तो रिलेट वाले क्वेश्चन हो गए ना, उसको डाला है एनालॉजी है। डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चनर में आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी डाल सकते हो, इनडायरेक्ट घुमा फिरा के भी आप क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। स्पेसिफिक वर्सेस नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, पर्टिकुलर, दैट, स्पेसिफिक वर्सेस नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, पर्टिकुलर जिस चीज के बारे में जानना है, डायरेक्ट स्पेसिफिकली आप वही पूछे, या थोड़ा आसपास की चीजें भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक। फैक्ट वर्सेस ओपिनियन, दोनों टाइप। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन भी होंगे जो क्लोज एंडेड होंगे, और ओपिनियन वाले जो ओपन एंडेड होंगे। क्वेश्चंस वर्सेस स्टेटमेंट्स, जैसे यस नो हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में क्वेश्चन के साथ साथ ये सब भी होंगे। प्री डिटरमाइंड वर्सेस रेस्पॉन्स स्पीड। प्री डिटरमाइंड जिसके आंसर ऑलरेडी, ठीक है, डिसाइडेड होते हैं। अभी रेस्पॉन्स कीड में जैसे रेस्पॉन्स आपको कैसा चाहिए, ओपन एंडेड वाला चाहिए, ओपिनियन वाला चाहिए, फिक्स वाला चाहिए, तो इसी को बोलते हैं रेस्पॉन्स का टाइप। ठीक है, हाँ, आंसर जैसे मैंने पेपर बनाया ना, तो मुझे तो आंसर पता होंगे ना। ठीक है, तो उस टाइप के क्लोज एंडेड वाले में तो फिक्स ही होते हैं ना, वो क्लोज एंडेड। ओपिनियन वाले में तो उसकी जो मर्जी वो लिखेगा, कि मैं पढ़ के देखूंगी ना, उसके बारे में मुझे जानना है तो पता चलेगा उससे क्या व्यूज है। देखो कुछ चीजों में तो स्टैंडर्ड आंसर ही होते हैं। अगर आप वैल्यू, हाँ देखो, वैल्यू जजमेंट के लिए बच्चे का मुझे वैल्यूज चेक करने की वैल्यूज कैसा है, तो अगर मैंने उसमें ये डाला कि रोड पे एक्सीडेंट हो रहा है, कोई आदमी पड़ा हुआ है, आप छोड़ के जाओगे कि हेल्प करोगे। ठीक है, और बच्चा लिख रहा है कि छोड़ के जाओगे, यस और नो, तो तुम यस अगर टिक कर रहा है तो तुम सोचे तो दिक्कत बात है। तो अगर मैं वैल्यू जजमेंट के हिसाब से जा रही हूं, इसका आंसर तो फिक्स है कि नो, तुम छोड़ के नहीं जाओगे, तुम रुकोगे, हेल्प करोगे, है ना। उसमें बच्चा अगर यस टिक कर रहा है तो गलत है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हुई है भी जो यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से वो आंसर फिक्स ही होते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चा रुके, देखे, उसको पूछे, ह्यूमैनिटी। ठीक है, एम्पैथी की जो हम बात करते हैं, फिर वो कहाँ चली गई।
उसकी काउंसलिंग होती है। हाँ, फिर उसकी होगी। अगर बच्चे 2-4 आंसर मान लो कंटिन्यूटी में ऐसे चेक किए हैं जहाँ बच्चे की एम्पैथी नहीं दिख रही है, तो हम बात करेंगे ना भाई ऐसा ड्रास्टिक रेस्पॉन्स क्यों है इस बच्चे का, क्यों ऐसे हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ होगा, बच्चे ने देखा होगा, मे भी ऐसा कुछ हुआ होगा। सपोज मान लो कि कभी अपने फादर के साथ जा रहा हो और ऐसे लोग गिरे पड़े हो, हेल्प करने के उसके फादर उतरे हो और उसने ही चाकू दिखा दिया, उसके बाप को लूट लिया, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। बच्चे ने अपनी आंखों से ऐसा देखा है तो उसके लिए यही लगता है कि कोई भी रोड पे गिरा होगा तो ऐसा ही कुछ कर रहा होगा गलत, इसलिए आई विल नॉट हेल्प। तो काउंसलिंग, उस स्टेज में काउंसलिंग करनी होती है, समझाना होता है चीजें, तो ऐसी चीजें हैं। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चनियर बनाने हैं। फिर जिस पर्सन के बारे में जानना है या जो आपका केस है, ठीक है, उस पर एडमिनिस्टर करने उसको दे देंगे हम, आप इसको सॉल्व करिए, लिखिए आंसर को, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चनियर बनाते हैं। तो रिसर्च के लिए भी क्वेश्चनर यूज करते हैं। जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, वो ज्यादा कुछ ऐसा है, मतलब क्या बोले उसको, क्रिमिनल माइंडेड, आपको लग रही है 2-4 चीजें, बहुत एग्रेसिव है, गुस्से वाला है, कुछ भी करता है, मारता है, और मारता है तो ऐसा मारता है कि मतलब ठीक है बहुत बुरी तरीके से, उसको चोट लग जाए, उसको हार्म पहुंच जाए, इसलिए होता है थोड़ा बहुत मारपिटाई कर लिया बच्चों ने, ऐसा नहीं, हार्म पहुंचाने के लेवल तक होता है, तो फिर वो चीज अच्छी नहीं है। तो इसके बारे में रिसर्च की बच्चों में ऐसा बिहेवियर क्यों देखने को मिल रहा है, तो क्वेश्चनियर को आप एज ए टूल ऑफ रिसर्च भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक बार हिंदी की दे दीजिए, दिखाइए क्या ये वाला क्वेश्चनियर। सारे बड़े बड़े पता है क्यों है, क्योंकि अलग अलग से शॉर्ट नोट में भी आता है ना 4 नंबर के, तो इसलिए है। जैसे संरचित प्रश्नावली होता है, जिसमें होता है स्ट्रक्चर्ड, जैसे आप वही पूछ रहे हो जो पहले से बताया हुआ है या कुछ ऐसा, और अनस्ट्रक्चर और संरचित है, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड में है हम जब व्यूज जानना चाहते हैं, ठीक है, पहले से नहीं बताया, मुझे जानना है, तब हम ऐसे क्वेश्चनर का यूज करते हैं। बंद प्रश्नावली हो जो मतलब क्लोज, यस और नो वाले, ठीक है, उसमें उसको अपने ओपिनियन नहीं देने, जो पूछा है उतना आंसर करो, बस खत्म, ठीक है। उसके बाद खुली प्रश्नावली ओपन एंडेड, जिसमें आपको व्यूज देगा, वो अपने व्यूज बताएगा, ठीक है, ये सब चीजें अपनी फीलिंग्स बताएगा, वो है। मिश्रित प्रश्नावली जो मैंने बोला मिक्स वाले, उसमें दोनों क्लोज और ओपन एंडेड दोनों क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। प्रश्नावली के बेहतर उपयोग के लिए सुझाव, जिसमें रिसर्च में यूज कर सकते हो, अपने स्टूडेंट के बारे में जानने के लिए यूज कर सकते हो, तो है तो सारी चीजें हैं, ठीक है। ये लीजिए चेकलिस्ट पढ़ाना, स्केल है, रेटिंग स्केल है, बस चेकलिस्ट बता दो पहले हमारे बगल में क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेज पे चलो रेटिंग स्केल, हमने मान रखा है इसलिए मीठा मारो कि अच्छा 76 है। अरे ऐसा कुछ नहीं, इसके बाद रेटिंग स्केल आया तो मुझे वो ध्यान आया, तुम्हारा किसके बाद में है, तो 76 पे है इंग्लिश में कहा है रेटिंग, ये 98 इंग्लिश में चेकलिस्ट का है, चेकलिस्ट रेटिंग स्केल है, चेकलिस्ट का है, उसी के आगे शायद से 101 ये रहा चेकलिस्ट। चेकलिस्ट पढ़ा दिया बहन तेरे कहने पे, अब चेकलिस्ट तो पढ़ा लो क्वालिटी के ठीक है। चेकलिस्ट, चेकलिस्ट होता है जैसे प्रीडिफाइंड क्राइटेरिया है, एक लिस्ट बनी हुई है, अरे तुम कहीं घूमने जाते हो, ठीक है, मुझे क्या क्या पैक करना है, मैंने लिस्ट बना रखी है, ठीक है, क्लोथ, शूज, टूथब्रश, फोन, चार्जर, ठीक है, एक हो गया टिक, चेकलिस्ट। सिंपल एग्जांपल से ऐसे याद रखो, इसको बोलते हैं चेकलिस्ट, ठीक है। मुझे कुछ काम करना है, आज दिन भर का काम है मेरा, मैंने टिक कर लिया, कुकिंग है, बच्चे को पढ़ाना है, ठीक है, मुझे अपने लिए मुझे मूवी देखनी है, मैंने अपने लिए भी बनाई है, चेकलिस्ट। मतलब दिन भर में सारा मेरा पूरा हुआ या नहीं हुआ, चेकलिस्ट। टू डू लिस्ट होती है चेकलिस्ट, और जब चेकलिस्ट होती है जब हमने टिक कर दिया कि हाँ फाइनली मेरे ये काम हो गए, चेकलिस्ट। अभी ना वो तो हम ऐसे एग्जांपल दे रहे हैं, चलो उसमें तो कोई घूमने गया बनाया नहीं बनाया, ठीक है, लेकिन जब टीचिंग उसमें आएंगे ना
तो बच्चों का प्रेजेंट एब्सेंट की लिस्ट करो, टिक करते हो ना, पी लगाते हो, ए लगाते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लिस्ट बनाते हैं कि नोटबुक है, जैसे फर्स्ट टर्म का एग्जाम हो गया तो हमारी टीचर लिस्ट बनाती थी, है ना, काम कंप्लीट है क्रॉस लगाती थी, टिक लगाती थी, इसका काम कंप्लीट, इसका नहीं है क्रॉस लगाओ। फिर उनके पेरेंट्स को कॉल करते थे या डायरी लिखते थे, जो भी करते थे। कल तो डायरी चलती थी हमारे टाइम पे, इतना कॉलिंग वॉलिंग का नहीं था, ठीक है। डायरी में लिख देते थे कि काम इनकम्प्लीट है, देख लीजिए एग्जाम आने वाला है, और ये सारी चीजें चेकलिस्ट। मैम आप अभी भी पढ़ाते हो? हैं? अभी भी पढ़ाते हो? कॉलेज के बच्चों को और ऑनलाइन, यस चेकलिस्ट, ठीक है। कॉलेज में तो प्रोफेसर नहीं करा ऑफलाइन, उसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, ठीक है। बाकी देख रहे हैं जैसे भी होगा। बाकी तो इग्नू वगैरह की जो क्लासेस होती है ना, बीएड वगैरह के बच्चों की, वो सब चल रही है। चेकलिस्ट, ठीक है। चेकलिस्ट में जैसे प्रेजेंट एब्सेंट, प्रेजेंट ऑफ अटेंडेंस रजिस्टर ही आ जाता है चेकलिस्ट में, ठीक है। प्रेजेंट एब्सेंट हम देख रहे हैं, कंप्लीट इनका, वही मैंने बोला जो होमवर्क जो हमारे टाइम में टीचर करती थी, टर्म 1 हो गया तो उसमें टिक कर लेती थी कि इन बच्चों का काम कंप्लीट है, इनका इनकम्प्लीट है, उसका डायरी में लिख देते थे योर वार्ड हैज नॉट कंप्लीटेड वर्क, और ये सब पेरेंट्स के लिए नोट जाता था। तो कंप्लीट इनकम्प्लीट है, यस नो है, ये काम हो गया, नो नहीं हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं, चेकलिस्ट होते हैं। तो टीचर भी चेकलिस्ट यूज करता है। एग्जांपल मैंने आपको, नीड्स वगैरह जो इसके मतलब वही ना, एक प्रॉपर हाँ प्रॉपर लिस्ट है जिसमें आप कोई भी क्राइटेरिया के लिए आप चेकलिस्ट बना सकते हो। जैसे बोला काम कंप्लीट इनकम्प्लीट नोटबुक में बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसकी चेकलिस्ट हो सकती है। यूनिफॉर्म रिकॉर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे इन्होंने नेल्स का बोला, चाहे कुछ भी है, मतलब वो यूनिफॉर्म में ही आ जाता है, प्रॉपर डिसिप्लिन में आ जाती है वो चीज, ठीक है। या पीटीएम में कोई बच्चा विदाउट यूनिफॉर्म आ रहा है, उसकी चेकलिस्ट है, डायरी में ही वो बना लेते हैं। हर पीटीएम में ना लिख देते हैं, मेरे बेटे की एल्मेनेक में लिख देते हैं कि विथ यूनिफॉर्म, विथ फादर आया, मदर आया, यूनिफॉर्म में आया था नहीं आया था, उसी में लिख के दे देते हैं। उनका कॉलम पहले से बना होता है एल्मेनेक में, वगैरह भी तो देते हैं। अच्छा हाँ, एल्मेनेक के फ्रंट पेज पे ना बना होता है, हाँ, तो उसमें ही वो लिख देते हैं। कोई यूनिफॉर्म डिफॉल्टर है तो वो भी मेंशन है कि पूरे साल के पीटीएम में बच्चा कितनी बार यूनिफॉर्म डिफॉल्टर था, तो इस तरीके से। तो टीचर एज अ टीचर आप अपने ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, आपको जहां लगता है कि आपके बच्चों के लिए जरूरत है, ऐसी कोई भी चेकलिस्ट आप बना सकते हो, ठीक है। हार्ड एंड फास्ट नहीं है। और टीचर को तो हमेशा फ्लेक्सिबल और नई चीजें डायनेमिक होना चाहिए। जहां आपको नीड लगे, ऐसा नहीं कि कोई नहीं करता तो मैं क्यों करूं, मैं करूंगी, मुझे लग रहा है कि इस चीज से इंप्रूवमेंट हो सकती है तो क्यों नहीं करूंगी, करो, ठीक है। हार्ड एंड फास्ट चलने की जरूरत नहीं है। अब चेकलिस्ट से बच्चों को क्या फायदा हो सकता है, ठीक है। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे, उनका टास्क लिस्ट हम बना सकते हैं, ठीक है। छोटे बच्चों को हम सिखाएं कि सुबह से आपने टूथब्रश, आपने ब्रश किया नहीं किया, मिल्क पिया नहीं पिया, छोटे बच्चों के लिए चेकलिस्ट। एजुकेशन की उसमें बात कर रहे हैं तो छोटे बच्चों के लिए अच्छा चेकलिस्ट है। बच्चों को बोलेंगे कि घर जाके आप टिक करो, होमवर्क कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, आपने खेला नहीं खेला 1 आवर, छोटे छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज भी हो रहा है, ये सारी चीजों का चेकलिस्ट बच्चे बना सकते हैं छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। बड़े बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए भी हो सकता है अपना डेली का वो चेकलिस्ट भी हो सकती है। पढ़ाई का डिवीजन आप दिखा सकते हो कि एसएसटी को आपको इतना टाइम देना है, मैथ्स को जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपने रोज ये फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, टाइम टेबल जो बनाते हैं, ठीक है, वो फॉलो हो रहा है आपका या नहीं हो रहा है। या कोई कॉम्प्लेक्स चीज पे बच्चा काम कर रहा है, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो फर्स्ट स्टेप ये करना है, सेकंड स्टेप ये करना है, बच्चा उसकी भी चेकलिस्ट बना सकता है। बट ये नेसेसरी है या नहीं? नेसेसरी देखो, छोटे बच्चों से हैबिट डालोगे ना तो बड़ों में क्या हो जाता है, फिर बड़े होते होते ना बिना चेकलिस्ट बनाए भी आप हैबिचुएटेड हो जाते हो स्ट्रक्चर से काम करने के लिए, एक मेथड से काम करने के लिए। छोटों से सिखा दो, फिर बड़ों से इतना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि बड़े बच्चे तो एक ही टाइम टेबल में 1000 वो कर देते हैं, ऑल्टर बीच बीच में चीजें। बड़े होते होते इतना ना रिजिडिटी से चलने की हैबिट भी नहीं होती है बच्चों को। तो कहने का मतलब ये है कि बचपन से अगर आप उनको सिखा दोगे ना तो खुद ही सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएंगे, बड़े होते होते तो अपने आप ही कर लेते हैं, फिर ऐसा होता है। चेकलिस्ट बड़े बच्चों को भी हेल्प करता है अपने सक्सेस को अचीव करने में, ठीक है। तो फिर वो डिसिप्लिन आ जाता है अपने अंदर। अगर आपने चेकलिस्ट बना रखी है किसी चीज की तो डिसिप्लिन है कि मुझे ये काम करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑन टास्क, चेकलिस्ट बच्चों को काम पे रखती है क्योंकि काम आपके ऑलरेडी डिसाइडेड है कि एक खत्म होने के बाद मुझे दूसरा करना है, ठीक है। ये चीज है। वो मैंने जो आपको बताया कि कोई ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसने अगर चेकलिस्ट बना ले तो वो हेल्पफुल रहेगा कि फर्स्ट स्टेप में मुझे ये करना है, सेकंड में ये करना है, फिर वो अच्छे से कंप्लीट भी हो जाएगा बच्चे का टास्क। असाइनमेंट और प्रोजेक्ट की डिटेल अच्छे से हो जाती है, ठीक है, तो चेकलिस्ट होती है। तो
ये देखो राइटिंग वर्कशॉप सेल्फ चेकलिस्ट, ये चेकलिस्ट कैसे बनाते हैं, डेट डालिए, एग्जांपल दे रखा है। देखिए इंग्लिश की बुक में है, पेज नंबर देखिए आप इंग्लिश की बुक में 102 पे। जैसे छोटे बच्चों का है ये राइटिंग स्किल प्रैक्टिस के लिए, तो बच्चे ने बना रखा है आई रोट द होल टाइम विदाउट डिस्ट्रैक्टिंग अदर्स। यस, ठीक है, यस है कि नो है, टिक करेगा या क्रॉस करेगा। I tried the strategy taught in the mini lesson। ठीक है, बच्चा अपने राइटिंग के लिए बनाएगा। नंबर ऑफ पेजेस आई ड्रॉप। अगर ये रोज फॉलो करता है एक हैबिट में तो बच्चे को इम्प्रूवमेंट भी दिखेगी, आपको भी एज अ टीचर पता लगेगा बच्चा कितना काम कर रहा है नहीं कर रहा है। डेट वगैरह डाल के रोज करो, आप 1 महीने बाद देखो तो मे बी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी अच्छे से। ठीक है, तो ये हो गया चेकलिस्ट। अब यहीं पे रहने देते हैं, नया स्टार्ट नहीं करते। नेक्स्ट क्लास में हम रेटिंग स्केल और सबसे पहले हम करेंगे वो अचीवमेंट। और आपको एक पेपर बनाना होगा अपने सब्जेक्ट का 50 मार्क्स का। मैम अपने सब्जेक्ट का बीएड का बनाएंगे या किसी भी कोई सा भी? ना बीएड का बनाओगे ना, क्यों आगे जाके आप जॉब अप्लाई करोगे अपने सब्जेक्ट का ही तो करोगे ना, तो वही बना के दिखाओ मुझे। अरे नहीं, क्यों पढ़ाते कुछ और हो गया। जैसे सपोज हमको क्वेश्चन पेपर बनाना है तो मुझे एक पर्टिकुलर क्लास का एक पर्टिकुलर इंग्लिश का ही चैप्टर वो मेरी मर्जी है। 6 to 10 में ही बनाना है पेपर आपका। बीएड 6 to 10 के लिए एलिजिबल है, तो 6 to 10 के 11 12 भी नहीं, 6 to 10 के बच्चों के लिए ही आपको बनाना है। उसमें कोई भी क्लास सिलेक्ट कर लो जो आपको पसंद हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैम आप बांट देना। नहीं क्लास है चलो बता दूंगी, कोई बात नहीं। क्वेश्चन पेपर के लिए क्लास देखो, वैसे तो जो पढ़ा रहा होगा बना ही रहा है, पर जो क्राइटेरिया दूंगी ना वो फुलफिल करते हुए बनाना। वो बनाना मैं चेक भी करती हूँ सारे बच्चों का, मुझे देखना है कैसा पेपर बना रहे हैं। ठीक है, इतना सारा जो हमने पढ़ा है ना असेसमेंट, उनकी सारी क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, क्या हुआ? क्वेश्चन शेयर करना है। मैं शेयर करूंगी ना, आप शेयर करना। हाँ मैंने बोला मैं शेयर कर दूंगी। मैंने अपनी जॉब कर दी। ठीक है, मैं कर दूंगी शेयर वो वाला। ठीक है, उसके बाद आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। क्या हुआ? राजा तुम्हारी कुछ कंप्लेन है, बोली तो मैम से पक जाती है क्या? नहीं पंगी लेती है क्या? ये बात मुझे पकड़ेगी। भाई तो बस मेरे चलना है। वही आज का मुझे आई का है भाई वो तुमसे हाँ आ गई। दे आधा सारा लगता तुम वीडियो चल रही है, फोन चल रहा है। आज हम पढ़ेंगे संक्षिप्त। तू बोल रहा है प्लीज साइलेंस। तुम लोग बैठे चलो लेना तो मुझे क्या लगा तुम्हें अंदर बताने आएंगे।